रयू कोई हीरो बनकर नहीं आया था। वो बस लाखों नामों में से एक था, जिसे देवताओं ने बनाया एक डरावने खेल में फंसा दिया गया। कानून कड़क थे, दुनिया बेरहम, लेकिन बाकी से अलग मिन को मिली एक खास चीज, 100 मौके बचने के। बार बार वो मरता रहा, बार बार वो टावर ऑफ डेथ चढ़ता रहा, मंजिल दर मंजिल, जिंदगी दर जिंदगी। जब अनगिनत खिलाड़ी गिरते गए उसके आसपास, वो टिकता रहा। 99वीं जिंदगी में वो अकेले सबसे ऊपर पहुंचा। ना कोई साथी, ना कोई दुश्मन, बस वो और अंतिम बॉस का दरवाजा। जीत अब करीब लग रही थी, पर किस्मत की आखिरी चाल थी। दरवाजा नहीं खुला। उसे 5 खिलाड़ियों की जरूरत थी, और वो आखिरी बचा था। और फिर वो फिर से मर गया। उस मौत ने उसका आखिरी रीसेट शुरू किया, 100वां और अंतिम रिग्रेशन। एक रून उसकी आत्मा में खुदा, जिसने समय को आखिरी बार पीछे घुमाया और उसे वापस भेज दिया जहां सब शुरू हुआ था, साधारण दुनिया में। खेल शुरू होने से पहले के वक्त में, बिना किसी पावर, बफ या साथी के, बस वो यादें जो दर्द और गलतियों से भरी थी। इस बार मिन ने ठाना था कि किस्मत को अब वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अब अपने छोटे शरीर में फंसा, उन सहपाठियों के बीच जो कभी उसे तंग करते थे, उसने फैसला किया, अब कोई दया नहीं, कोई बस जिंदा रहने की कोशिश नहीं, सिर्फ डोमिनेशन ही मकसद होगा। अचानक रात में एक अजीब आवाज गूंजती है। एक ठंडी, मजाकिया आवाज शहर में गूंजती है, जो इंसानों को मूर्ख कहती है, उनकी बेवकूफ़ी पर हंसती है, जैसे वो जानवर हैं जो आने वाले कत्लेआम से अनजान हैं। भीड़ उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है। फिर आसमान से वह उतरती है, दिव्य चमक के साथ। एक महिला जो इंसान से ज्यादा फरिश्ते जैसी लगती है, वो उनके ऊपर तैरती है, आंखों में तिरस्कार, और इंसानों को पिंजरे में बंद बेचारे बंदरों जैसा बुलाती है। कुछ उसे स्पेशल इफेक्ट समझते हैं, कुछ उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, लेकिन र्यूमिन बस देखता रहता है, प्रभावित नहीं होता। उसने ये नज़ारा 99 बार देखा है, और हर बार ये उतना ही परेशान करता है। उस फरिश्ते ने एक घमंडी मुस्कान दी, कहा कि इंसानों के लिए अपने फांसी देने वाले से प्यार करना कितना आसान है। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, हंसते हुए कहा कि ये कोई वियर्ड परफॉर्मेंस है, क्या ये कॉस्प्ले है या कोई फ्लोटिंग होलोग्राम का नाटक। ये उसकी आखिरी गलती थी। फरिश्ते की आंखें लाल हो गईं, और एक पलक झपकते ही उसने उसका सिर साफ काट दिया। उसका खून भीड़ को लाल कर गया। चीख पुकार मच गई। अब वो चमकती हुई महिला न्यायाधीश, जज और फांसी देने वाली बन चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में चेतावनी दी, अगर फिर बोलोगे तो तुम्हारी भी यही तकदीर होगी। सन्नाटा छा गया। फिर उसने वही घोषणा शुरू की जो मिन बार बार सुन चुका था, तुम सबको एक खेल में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। ये 20 राउंड का होगा। हर महीने एक, तुम्हारी आत्मा दूसरी दुनिया में जाएगी, वहां एक काम पूरा करना होगा। सफल हुए तो वापस आओगे, असफल तो मर जाओगे। नियम धुंधले हैं, दांव खतरनाक, और असली झटका ये है कि आधे ही बचेंगे। भीड़ में डर छा गया। फरिश्ते ने बताया कि केवल 15 से 29 साल के लोग ही चुने गए हैं, बड़े या छोटे नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि पीछे रह गए। एक बूढ़ा आदमी खुशी में चिल्लाया, लेकिन एक जवान गुंडा उसकी कॉलर पकड़कर उसे चुप कराने लगा। उसका बॉस योंग मैन जल्दी से माहौल को संभाला और कहा कि ध्यान लगाओ वरना हालात बिगड़ जाएंगे। फिर फरिश्ते ने फिर से कहा, 18 मिलियन खिलाड़ियों को चुना गया है और अब खेल शुरू होता है। बिना किसी चेतावनी के सबको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसने कहा, अपना अवतार बनाओ और सोच समझकर चुनो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। रयू ने बिना देर किए वही रूप चुना जो उसने 99 जिंदगियों में पहचाना था, जिस पर उसे भरोसा था, जिसे वह ब्लैक साइट कहता है। कुछ ही पलों में वो एक परिचित घास के मैदान में खड़ा था। वही डिजिटल शरीर, वही नज़ारा। उसके लिए ये असली से भी ज्यादा असली लग रहा था। धीरे धीरे बाकी खिलाड़ी भी आए, अपनी नई शक्ल देखकर हैरान। कुछ दिखावा करते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ खुद को फैशन शो की तरह देखते हैं। रयू को पता था कि दिखावा करना तुम्हें बड़ा निशाना बनाता है। ताकतवर लोग दिखावा नहीं करते, वो जिंदा रहते हैं। फिर उसने उसे देखा, वही गुंडा, अपनी यूजुअल ओवर द टॉप, बहुत ज्यादा मस्कुलर एवेटार में। वही गलतियां, वही अहंकार, बस टाइमलाइन अलग। जब भीड़ अपनी नई शक्लों में मस्त थी, फरिश्ता फिर आई। उसकी मौजूदगी ही माहौल को ठंडा कर गई। उसने ठंडे लहजे में पूछा, मजा आ रहा है? डर फिर से हवा में फैल गया। पहला राउंड शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन असली खेल पहले ही शुरू हो चुका था। भीड़ बेचैन होने लगी। कोई आखिरकार जोर से पूछ बैठा, यहां इतने कम लोग क्यों हैं? लाखों नहीं लग रहे? फरिश्ते का चेहरा सख्त हो गया। बिना रुके बोली, ये सिर्फ एक जगह है, दुनिया भर में और भी कई जगह हैं। हर जगह का अपना ओवरसियर है। अब साफ था कि यह खेल कितना बड़ा है, पर वे इसे समझ भी नहीं पाए थे कि उसने बेसिक्स समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो और स्टेटस स्क्रीन सोचो। सबने मान लिया, और जैसे जादू से दिमाग में एक डिजिटल विंडो खुल गई। रयू को पता था कि क्या दिखेगा। 0 स्टैट्स, लेवल 1, जैसे 99 बार पहले देखा था। फरिश्ते ने वही बात दोहराई जो वो जानता था, सब बिगिनर हैं, कमजोर, निहत्थ थे। उसने आदेश दिया, मजबूत बनो, और अगर तुम 20 राउंड तक बच गए तो तुम्हें एक विश मिलेगी। कोई भी विश जिसे वे पसंद करें, सब कुछ।
फिर उसने कहा कि अपना इन्वेंट्री चेक करो। एक रहस्यमय आइटम पहले ही पहुंच चुका है, एक बार इस्तेमाल होने वाला रून फ्रैगमेंट जो सिर्फ लेवल 1 पर काम करता है। भीड़ में जिज्ञासा की फुसफुसाहट फैल गई। यंग मिन, जो हमेशा दिखावा करता है, तुरंत अपना रन एक्टिवेट करता है और नतीजे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। एंजल मुस्कुराती है और विश्वास से कहती है, अभी के लिए आप सब संतुष्ट रहोगे। और बस ऐसे ही उनकी पहली क्वेस्ट शुरू हो जाती है। ऑब्जेक्टिव है 100 गॉब्लिन्स को मारना। कुछ ही सेकंड में हजारों गोब्लिन्स मैटीरियलाइज होने लगते हैं। 10,000 मॉन्स्टर्स, 5,000 प्लेयर्स। एक खून खराबे का माहौल बनने वाला है। एंजल कोई और हिदायत नहीं देती, बस ठंडी आवाज में कहती है, लड़ो। गोल्डन आवाज सुनते ही गोब्लिन्स, जो पहले सिर्फ घूर रहे थे, अचानक जिंदा हो गए। उनकी चीखें भूखे जानवरों जैसी गूंज उठीं और वह झुंड बेकाबू होकर आगे बढ़ा। आगे खड़े लोग ठहर गए, डर से उनकी आवाजें रुक गईं, क्योंकि वो देखते हैं कि कई गोब्लिन तेजी से उनकी तरफ भाग रहे हैं, हाथों में तेज धार वाले तलवार और आंखों में खून की प्यास। एक आदमी ने धीरे से कहा, कुत्ता भी अगर मुझ पर दौड़े तो डर लगता है, फिर तलवार लिए हुए मॉन्स्टर पर क्या कहूं। डर से कांपती भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा। र्यूमिन। वह शांत, स्थिर और निडर था। उसकी अचानक चाल ने हर किसी की नजरें उसकी ओर मोड़ दी। कोई फुसफुसाया, देखो वो अकेले क्या कर रहा है। र्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर तक नहीं घुमाया। वह बस आगे बढ़ा। उसकी नजरें तेज और अडिग थीं। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सोचा, पहले इंप्रेशन जरूरी है, ताकि बाद में छोटी मोटी परेशानियों से बच सकूं और सबसे जरूरी, एंजल की नजर में आ सकूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, इसके लिए मुझे एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना होगा। पीछे से कोई चिल्लाया, अरे यहां आना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले कि कोई उसे रोके, रयू की टांगें बिजली की तरह तेज निकली। एक साफ किक में उसने सामने आने वाले पहले गोब्लिन की गर्दन तोड़ दी। वह क्रीचर मौत की चीख के साथ गिर गया। लेकिन र्यू ने एक पल के लिए भी झिझक नहीं दिखाई। वह सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने मृतक के बेल्ट से एक डैगर निकाला। एक ही सुचारू चाल में डैगर मौत के नृत्य में शामिल हो गया। पहले उसने डैगर को एक पास के गोब्लिन की गर्दन में गाड़ा, फिर उसकी पीठ से बाहर निकाला, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता। रयू तुरंत अगले गोब्लिन पर था। तूफान की तरह तेज हवा छूटने की आवाज 2 गोब्लिन के सीने से निकली। उसके हर कदम में सहजता और सटीकता थी, जैसे किसी शिकारी ने यह काम हजारों बार किया हो। एक सच्चा किलर। देखने वाले बस देखते रह गए, मुंह खुले, आंखें फटी, दिल धड़कते। किसी ने फुसफुसाया, वाह ये लड़ाई में कमाल है। ये कौन है भाई? ये तो बहुत ताकतवर है। एक ने कहा, ब्लैक साइथ, उसका निकनेम भी कूल है। उनकी दंग रह जाने वाली प्रशंसा ज्यादा देर तक नहीं चली। गोब्लिन अभी भी आ रहे थे। बाकी झुंड मानवों की लाइन तक पहुंच चुका था और फिर से अराजकता फैल गई। कोई चिल्लाया, हिम्मत दिखाते हुए, हम कर सकते हैं। गॉब्लिन्स तो गेम्स में बस मेहनत के लिए होते हैं, ये असली दुनिया नहीं, बस वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है। रियू की जीत से उत्साहित कई लोगों में नया हौसला आया। अगर वह अकेले सैकड़ों मार सकता है तो हमें कुछ कैसे नहीं आएगा। लेकिन यह भ्रम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कोई चिल्लाया, आह ये दर्द देता है। दर्द की आवाजें तुरंत आईं। गॉब्लिन के डैगर मानवों के शरीर में घुस गए और दर्द की नई चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंजने लगीं। जो कुछ सेकंड पहले बड़े बड़े दिखावा कर रहे थे, अब दया की भीख मांगने लगे। एक खिलाड़ी बोला, कृपया रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, तुम राक्षस हो, मेरा हाथ, मेरा हाथ। एक एक करके वे गिरने लगे। कुछ क्लब्स से बेहोश हुए, कुछ डैगर के घावों से खून बहा रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से खुली थीं। कुछ भागने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। कुछ बस डर से कांपते हुए जमीन पर झुके। गॉब्लिन्स रुके नहीं, वे बार बार चाकू घोंपते रहे, तेज आवाज में हंसते हुए अपने शिकारों को चोट पहुंचाते रहे। अब कोई इसे गेम नहीं समझ रहा था। दर्द, खून, मौत की बदबू, सब कुछ बहुत असली लग रहा था। अब सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, बचना। भागो, छुपो, जियो। उनकी इंस्टिंक्ट्स ने काम किया। कुछ भागे, कुछ ठहरे और कुछ कांपते हुए लड़ने का फैसला किया। एक ने चिल्लाया, जोर से हथियार घुमाते हुए, मर जाओ तुम राक्षस। वे कुछ गोब्लिन को जमीन पर गिराने में कामयाब हुए। उनकी हड्डियां टूट रही थीं, आंखें पागल सी थीं, लेकिन मारना एक अलग बात थी। ये तो आम लोग थे, जिन्होंने कभी मुर्गी तक नहीं मारी थी। वे गोब्लिन की गर्दन कैसे तोड़ सकते थे? इसके बजाय वे खुद गिर पड़े, खून बहाते हुए, सांसें फूलती हुई, मरते हुए, घिरे हुए, संख्या में कम, फंसे हुए। गोब्लिन के कदमों की आवाज मौत की ढोल की तरह गूंज रही थी। ऊपर से एंजल आसमान से देख रही थी। ब्रील ने नरम बेरहम हंसी निकाली। ठीक है, ये मजेदार है, उसने कहा। गॉब्लिन्स इंसानों को जिंदा खा रहे हैं, उसके लिए ये कोई त्रासदी नहीं, बल्कि मनोरंजन था। इंसानों की जान बचाने की लड़ाई देखना,
जैसे गंदगी में लड़ते आवारा जानवरों को देखना। उसने तंज कसते हुए कहा, भले ही सामने वाला बच्चा हो, जब दर्जनों डैगर लेकर हमला करे बचना नामुमकिन है। लेकिन फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी जगह जिज्ञासा ने ली। नीचे उस भीड़ के बीच एक इंसान अभी भी डटा हुआ था। दर्जनों गोबलिन उसके चारों ओर थे, फिर भी वह गिरा नहीं था। वह उन्हें मौत की तरह काट रहा था। उसने सोचते हुए कहा, वो इंसान कौन है और उसका नाम ब्लैक साइथ क्यों है? एंगल होते हुए भी उसे उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा। न नाम, न स्टैट्स, न रन। सिस्टम ने इसे छुपा रखा था। वह फुसफुसाई, ये सिस्टम कितना कुत्ते जैसा है। हमें उनकी क्वेस्ट प्रोग्रेस दिखाते हैं, लेकिन पर्सनल डेटा छुपाते हैं। बकवास। उसे गाइड बनाकर रखना कभी पसंद नहीं था। कमजोर इंसानों की देखभाल करना उसकी डिवाइन मिशन नहीं थी। लेकिन अब उसके होंठ खुशी से मुस्कुराए। नीचे बैटलफील्ड हरे और लाल खून से लथपथ था। इंसान चीख रहे थे, गॉबलिन्स हंस रहे थे और एक आदमी, एक डरावना इंसान मौत के नर्तक की तरह मची तबाही में नाच रहा था। दृश्य क्रूर, जंगली और खूबसूरत था। ब्रियल फुसफुसाई। उसकी आंखें चमक रही थी। कह के ये उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार है। उनकी हताशा, उनकी चीखें, ये लाजवाब है। फिर उसने अपने पंख फैलाए और पागल खुशी से चिल्लाई, मार डालो, सबको मार डालो, तुम बेकार की कीड़े, एक दूसरे से लड़ो जैसे कीड़े हो। उसकी हंसी खून से भीगे हवा में गूंज रही थी और कत्लेआम जारी था। ब्रियल ने नीचे चल रहे अराजकता को देखते हुए अचानक अपनी सुनहरी आंखें घुमाईं। कुछ ऐसा था जो उसकी नजर में आया, बाकी मैदान से अलग, जो इंसानी खून से लाल था। एक जगह हरा चमक रहा था गोबलिन के खून से, और उस हरे रंग वाली जगह के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वह प्लेयर जिसका निकनेम ब्लैक साइथ था। उसकी आंखें थोड़ा बड़ी हुई, पूछती हुई, वो इंसान फिर से अभी भी जिंदा है? जब उसने पहली बार उसे अपनी पहली लड़ाई में विजेता के रूप में देखा था तो उसे थोड़ी उत्सुकता हुई थी। इंसान का इतना लंबा टिकना और जीतना असामान्य था। उस वक्त उसने सोचा था शायद उसे कोई पावरफुल रून मिल गया है जो उसे फायदा दे रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक पल की सोच थी जो उसकी डिवाइन नजर से बाहर थी। उसने उस वक्त अपनी नजरें हटाईं। यकीन था कि उसकी स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाएगी और वह भी बाकी की तरह गिर जाएगा। और फिर भी वह अभी भी खड़ा था, अभी भी लड़ रहा था, अभी भी मार रहा था। उसके होंठ थोड़ा खुले, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो। वह इंसान गोबलिन्स को तेज तलवारों की तरह काट रहा था, उनकी चीखों से तेजी से उन्हें गिरा रहा था। 70 गोबलिन्स पहले ही उसकी मौत से नीचे गिर चुके थे। यहां तक कि ब्रियल, जो क्वेस्ट की लाइव प्रोग्रेस देख सकती थी, उसे एक अनजाना रोमांच महसूस हुआ। वह झुककर बोली, आंखें चमकती हुई, ये उसकी पहली लड़ाई है, फिर भी वो ऐसे लड़ रहा है जैसे पहले भी करता रहा हो। र्यू के मूवमेंट सहज और तेज थे। उसका चेहरा शांत और शिकार की तरह था। हर स्विंग, हर वार सटीक और मकसदपूर्ण था। यहां तक कि सैवेज गॉबलिन्स भी उसकी आक्रामकता से कुछ पल के लिए थम गए। क्या पृथ्वी का कोई इंसान सच में किलर हो सकता है? ये सोचकर वह मुस्कुराई। उसे देखकर कुछ महसूस हुआ, मजा, दिलचस्पी, शायद प्रशंसा भी। उसका मूड जो कुछ मिनट पहले खराब था अचानक बेहतर हो गया। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ये शो उसकी उम्मीद से भी बेहतर था। ब्रील के होंठ संतुष्ट मुस्कुराए। नीचे एक गोबलिन चिल्लाया जब वह अपने चेहरे पर खरोंच कर रहा था। दोनों आंखें बाहर थीं। वह जोर से पटक रहा था। रयू ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह दौड़ा, हवा में कूद गया। उसकी डैगर गहरे से क्रिएचर की गर्दन में घुस गई। फिर एक मैसेज आया, यू हैव डिफीटेड अ गॉबलिन, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +4%, गोल्ड +10, लेवल अप क्वेस्ट प्रोग्रेस, गॉबलिन 75 आउट ऑफ 100, रिमेनिंग गॉबलिन्स अंटिल क्वेस्ट कंप्लीशन 25। रयू ने अपनी आंखों के सामने फ्लैशिंग मैसेजेस को नजरअंदाज किया। वह इंस्टिंक्टिवली साइड में लुढ़का। ठीक समय पर एक गोबलिन की डैगर उस जगह जमीन में गड़ी जहां वह अभी थोड़ी देर पहले था। वह फिर से उठ खड़ा हुआ। शरीर इंस्टिंक्ट से हिल रहा था। एक गोबलिन चिल्लाया और आगे बढ़ा। बिना हिचकिचाए रयू ने अपनी डैगर सीधा उसके सीने में घोंप दी। फिर वह मुड़ा, अपनी अगली निशाना तलाशते हुए। उसकी चाल रुकी नहीं, मौत की निरंतर लय की तरह बहती रही। एक भी हार्ट बीट बर्बाद नहीं हुआ, एक भी लापरवाही का मौका नहीं दिया। उसकी सांसें स्थिर थीं और चेहरा सख्त। जल्द ही उसके आसपास का युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। बाकी बचे गोबलिन डर के मारे कांपते हुए पीछे हट रहे थे। आसपास के सारे गोबलिन मर चुके थे। रयू ने आखिरकार अपनी डैगर थोड़ी नीचे की और एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से कहा, अब थोड़ी राहत मिल सकती है। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और एक हल्की रोशनी उसके चेहरे पर चमकी। लेवल 4 हो चुका था। उसकी उंगलियां इंटरफेस पर तेजी से चल रही थीं। उसने कहा, अभी के लिए मैं पूरी ताकत एजिलिटी में लगाता हूं। हर लेवल अप पर उसे 2 स्टैट पॉइंट्स मिलते थे।
उन पॉइंट्स को एलोकेट करने के बाद उसकी एगिलिटी 3 से बढ़कर 9 हो गई। उसने सोचा, अभी सबसे ज़रूरी स्टैट एगिलिटी है। स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एगिलिटी और लक में से एगिलिटी सबसे अहम थी, क्योंकि ये इवेजन, स्पीड, अटैक रेट सब कुछ बढ़ाती थी जो उसे बचाए रखती थी। रयू ने दूर की ओर देखा, लगभग 30 मीटर दूर, जहां उसकी टीम अभी भी बेतहाशा लड़ रही थी। उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मदद करो, मर जाओ तुम जानवर, बस मर जाओ। उस तरफ का मैदान एक खतरनाक अफरा-तफरी का मंजर था, लाल और हरे खून का भयानक मिश्रण। वहीं अपनी तरफ रियू अकेले खड़ा था, गॉब्लिन के शवों के बीच, हवा भारी और शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसने गंभीरता से सोचा, ये तो होना ही था। ये लोग पहली बार गॉब्लिन्स से लड़ रहे हैं। फिर उसने जमीन से एक डैगर उठाई। बिना निशाना लगाए ही उसने उसे फेंका और वो सीधे एक गोब्लिन के सीने में घुस गया। क्रिएचर चिल्लाया और गिर पड़ा। हरा खून उसके साथियों पर छिड़क गया। रयू ने चिल्लाया, आओ, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? लेकिन गोब्लिन्स बस कांपते हुए पीछे हटते रहे। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास जाता हूं। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी चाल धुंधली सी लग रही थी। लोहे की चमक बिखरी, हर तरफ हरा खून फैला। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सामने वाला आखिरी गोब्लिन घुटनों के बल गिर पड़ा। रयू पर एक पारदर्शी रोशनी की किरणें बरसने लगीं, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह उस रोशनी के बीच खड़ा था, बिना कोई नुकसान हुए। एक प्रोटेक्टिव बैरियर ने उसे बाकी राक्षसों से अलग कर दिया था। उसने धीरे से कहा। राहत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पहला राउंड आसान था। उस बैरियर का मतलब था कि वह बच गया था, स्टेज क्लियर कर चुका था। जो लोग समय सीमा में सफल नहीं होते वो तुरंत गायब हो जाते, लेकिन वह नहीं, आज नहीं। उसके सामने एक चमकदार गोल्ड नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, जिसमें लिखा था कि उसने ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड समय 10 मिनट 21 सेकंड में पूरा किया और नंबर 1 स्पॉट हासिल किया। टॉप 3 को खास इनाम मिलता था। रियू को स्टैंडर्ड टियर रेयर वेपन वाउचर मिला, साथ ही ग्लोबल रैंकिंग के लिए एक यूनिक फर्स्ट प्लेस चेस्ट भी। उसने तुरंत प्लेयर मैप रिवॉर्ड्स खोला। वहां उसे कई हथियारों का चयन दिखा। उसने एक स्टिलेटो चुना, जो स्टार्टर ग्रेड डैगर था, और उस लड़ाई में इस्तेमाल की गई बेकार ब्लेड को फेंक दिया। उसने ग्लोबल रिवॉर्ड भविष्य के लिए बचाने का फैसला किया। अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करते हुए उसने देखा कि बाकी खिलाड़ी अभी भी कमजोर राक्षसों से लड़ रहे थे। फिर उसकी नज़र एक नए टाइटल पर पड़ी जो उसने अभी हासिल किया था, फाइनल क्रोनोनाउट, जो उसने पिछले 99 साइकिल्स में कभी नहीं पाया था। जिज्ञासु होकर उसने स्पेशल मार्क एक्टिवेट किया जो उसने पाया था, और उसे क्रोनो रिवर्ट सिगिल मिला। जैसे ही वह उसके शरीर पर उभरने लगा, सिस्टम ने अलर्ट किया कि सिगिल के प्रभाव की रिसाइडुअल एनर्जी पहले से ही उसके अंदर है, इसलिए इंगेविंग असफल रहा। यह बात रियू को हैरान नहीं करती, क्योंकि सफल इंग्रेविंग एक परपेचुअल टाइम लूप एक्सप्लॉइट बना देता, जो एक बहुत ही पावरफुल ग्लिच होता। फिर सिस्टम ने बताया कि उसके 100 रिपीटेड साइकिल्स ने एक नया टाइटल अनलॉक कर दिया है। रियू समझ गया कि इस दुनिया में टाइटल सिजिल्स से ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। उसने ध्यान से देखा, ये टाइटल मरने पर एक बार फुल हेल्थ रेस्टोरेशन देता है। उसे याद आया कि रिवाइवल एबिलिटीज आमतौर पर प्रीस्ट क्लास की स्किल होती है, और तब भी वो सिर्फ थोड़ी हेल्थ के साथ वापस लाते हैं। उसका टाइटल बहुत बेहतर था, जो पूरी हेल्थ के साथ पुनर्जीवन सुनिश्चित करता था। उसकी ताकत देखकर वह हैरान रह गया। रयू ने जल्दी से सिस्टम की एक फीचर का इस्तेमाल कर टाइटल को छुपा दिया। काम खत्म करने के बाद उसने आसपास देखा कि क्या कोई और क्वेस्ट पूरा कर पाया है। उसने यंग मैन को देखा, जो अभी भी लड़ रहा था। रयू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा, लगता है वो इस मुश्किल से भी निकल जाएगा, जैसे पहले निकला था। जब इंसानों की संख्या लगभग बची हुई राक्षसों के बराबर हो गई, तो सेलेस्टियल बीइंग अब बोर हो गई, और उसने टर्मोइल को बढ़ाने के लिए दूसरी बड़ी सेना बुलाने का फैसला किया। इसी बीच मरे हुए इंसानों के शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे, जिससे उनके दोस्त और परिवार गहरे दुख में डूब गए। नई लहर में 50,000 जीव आए, जिन्होंने संघर्ष कर रहे सर्वाइवर्स को भारी दबाव में ला दिया। क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड एलिमिनेशन काउंट तेजी से बढ़ने लगा, और जब ये 5,000 से ऊपर चला गया तो सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए। जो कोटा पूरा नहीं कर पाए वे बिना किसी मदद के कहीं खो गए। एक आदमी भगवान से हाय तौबा की आवाज में चिल्लाया कि उसे बस एक और किल चाहिए, लेकिन गेम के नियम सख्त थे। हर राउंड में सिर्फ आधे पार्टिसिपेंट्स ही आगे बढ़ सकते थे। बचे हुए सर्वाइवर्स अपने साथियों के गायब होने से डर गए, और ओवरसियर ने उन्हें अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करने और दूसरे और मुश्किल राउंड के लिए तैयार रहने को कहा। रिहा होने से पहले सिस्टम ने रिवॉर्ड्स बांटे और लीडर बोर्ड दिखाया। सबको 1000 गोल्ड कॉइन्स मिले, जो लेवल 10 पर इन गेम शॉप के खुलने पर इस्तेमाल हो सकते थे। ये पब्लिक रैंकिंग की वजह से था। अब सबको रायू का नाम पता था, जैसा कि उसने चाहा था। उसकी फर्स्ट प्लेस फिनिश ने सेलेस्टियल बीइंग का ध्यान खींचा।
उसने उससे पूछा कि वह इतना पावरफुल कैसे बन गया। शक था कि उसने कोई ग्लिच्ड सिगिल पा लिया है। रयू ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम नहीं देख सकती कौन सा सिगिल मैंने लिया है? और महिला तुरंत पीछे हट गई, ये कहकर कि वह पहले से ही जानती थी, ताकि अपनी इज्जत बचा सके। रयू ने फिर पूछा कि क्या वह एक सवाल पूछ सकता है, और शिकायत की कि फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड उसके मेहनत के हिसाब से कम है। इस मांग से डिवाइन बीइंग गुस्से में आ गई और उसने दोबारा कहने को कहा, और रयू ने बिना झिझक दोहराया। उसकी बात से और गुस्सा होकर उसने ताना मारा कि कैसे एक इंसान इतना असंतुष्ट हो सकता है जबकि उसने इतने कमजोर मॉन्स्टर्स को हरा दिया। गुस्से में वो उसे मिटा देने का मन बनाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका वन टाइम किल अधिकार पहले ही किसी और इंसान पर खर्च हो चुका है, जिससे उसे पछतावा होता है। फिर जल्दी ही उसके दिमाग में एक चालाक योजना आती है। वो रयू से पूछती है कि क्या उसे सच में बेहतर इनाम चाहिए, और बताती है कि नियम तो मना करते हैं, लेकिन शायद वो एक अपवाद बना सकती है। वो बाकी सर्वाइवर्स से कहती है कि इंतजार करें, उसे रयू से कुछ निजी बात करनी है। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। सब सोचते हैं कि क्या नेगोशिएशन एक सही तरीका हो सकता है। कुछ लोग उसकी किस्मत पर जलने लगते हैं। रयू उसके पीछे जंगल के अंदर गहरे तक चलता है, मगर दूरी बनाए रखता है। वो देखती है और चिल्लाकर कहती है कि जल्दी चलो। अंदर से वो गुस्से में फूटी जा रही है, लेकिन गुस्सा दबा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि वो सीधे हायर बीइंग के गेम सिस्टम में दखल नहीं दे सकती। उसका गुस्सा छुपाकर वो एक चालाक योजना बनाती है। जैसे ही वे एक खास जगह से आगे बढ़ेंगे, वो रयू को मारने की सोचती है। वो जानती है कि किसी इंसान को अपनी वजह से मारना बड़े झमेले का कारण बन सकता है, खासकर क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है और गेम में दखल देने पर उसे सजा भी मिल सकती है। इसलिए वो बस इतना ध्यान रखेगी कि कोई गवाह ना हो। जब वो आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंचती है तो वो अचानक मुड़ती है और उसे एक अनपेक्षित सरप्राइज मिलता है। एक मुक्का उसके चेहरे पर ऐसे लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो पूरी तरह चौंक जाती है। उस पंच से एंजल जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर से एक अजीब सुनहरी तरल पदार्थ बहने लगता है। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो रयू को कुचलने की ठान लेती है, लेकिन जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो अचानक गायब हो जाता है। रयू चुपचाप उसके पीछे छुप कर आता है, जिससे वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। एक हाथ से उसके पंख पकड़कर दूसरा हाथ गला दबाता है और उसे रोक लेता है। वो उसे चिल्लाती है कि छोड़ दे, लेकिन रयू एक कदम भी नहीं हिलता। एक एक कर वो उसके पंख फाड़ता है, ये दिखाते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही रयू पंख तोड़ता है, वो उसे ताना मारता है कि क्या दर्द हो रहा है। एंगेल, जो पूरी तरह कंफ्यूज और गुस्से में है, उससे पूछती है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। रयू हंसते हुए बताता है कि उसे पता था कि उसके पंखों में छुपा एक डैगर है, जिससे वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी तरह इनकार करती है, कहती है कि इसका कभी इरादा नहीं था, लेकिन रयू उसे बैल कहकर शांतिपूर्वक बताता है कि झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। एंजल तुरंत घबरा जाती है, सोचती है कि एक इंसान कैसे जान सकता है कि वो कौन है। तभी रयू उसका वेपन निकालता है और उसे पूरी तरह डरा कर रख देता है। जीने के लिए वो ब्लफ करने लगती है, धमकी देती है कि वो अपने फिंगर की एक झपकी से उसका सिर फोड़ सकती है, लेकिन रयू तुरंत उसे रोक देता है, कहता है कि उसने अपना किलिंग मूव पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। इस बात से एंजल पूरी तरह घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है। आखिरी बार धमकी देती है कि उसके दोस्त उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रयू सब देखता है और साफ कहता है कि कोई मदद नहीं आने वाली, क्योंकि उसके सारे एंजल दोस्त सिर्फ खुदगर्ज हैं, जो उसकी मौत पर भी हाथ नहीं उठाएंगे। वो कहती है कि उसकी मौत से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा और एक एंजल के बिना वे घर वापस नहीं जा पाएंगे। इस पर रयू बताता है कि सिस्टम खुद ही खिलाड़ियों को रिवॉर्ड्स के बाद वापस भेज देता है और इसके लिए उसकी अनुमति की जरूरत नहीं होती। वो बार बार बार्गेन करने की कोशिश करती है और बेकार बहाने बनाती है, कहती है कि वो कोई भी जानकारी दे देगी, बस एक और दिन जीने का मौका दे। लेकिन रयू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, कहता है कि उसे गेम के बारे में सब पता है और एंजल्स जैसे वो बस चेस के टुकड़े हैं जो खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करते हैं और उनका कोई और मतलब नहीं है। रयू कोई दया नहीं दिखाता और अपनी तलवार सीधे उसके अंदर घोंप देता है, जिससे वो हमेशा के लिए गिर जाती है। एंगल को खत्म करने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि वो पहली बार किसी एंगल को मारने वाला इंसान बन गया है और उसे फर्स्ट एंगल स्लेयर का टाइटल देता है। इसके अलावा रायू को एंजल ब्लड और रून ऑफ स्लॉटर भी मिलता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है। जैसे पहले, वो फिर से पहली बार एंजल को हराने वाला खिलाड़ी बनता है। रून उसके शरीर में खुद ब खुद उकेर जाता है और उसका नया टाइटल उसे होली ऑर्डर के दुश्मनों के खिलाफ स्टैट्स दुगना कर देता है। पहले की रिग्रेशंस में उसे ये रिवॉर्ड्स 13वें राउंड में ही मिले थे। चूंकि ये रिवॉर्ड्स सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होते हैं, सिस्टम ने इन्हें खास बनाया है। टाइटल से डबल स्टैट बफ के अलावा रून हर एनिमी किल पर स्टैट्स 1% बढ़ाता है, जो 100% तक जमा हो सकता है। लेकिन अगले राउंड में
ये इफेक्ट रिसेट हो जाता है। रयू मुस्कुराता है और हाथ में एंजल ब्लड पकड़े होता है, जो असल में वो वजह थी जिसके लिए उसने एंजल को मारा था। इस आइटम से खिलाड़ी ग्रिम रीपर प्रोफेशन चुन सकता है और प्रोफेशन हर प्लेयर को लेवल 10 के बाद मिलता है। कुल 30 तरह के प्रोफेशंस होते हैं जिन्हें अनलॉक करने के कई तरीके हैं। प्रोफेशन पाने का एक तरीका खास आइटम लेना है जो हंट या कुछ खास कंडीशन से मिलता है। कुछ प्रोफेशंस यूनिक क्लास कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होते हैं, और जैसा कि उम्मीद थी ये प्रोफेशंस बाकी से एकदम अलग लेवल के होते हैं। रयू फिर वर्ल्ड मैप से अपने रिवॉर्ड को चेक करता है और अगली राउंड के लिए एक्सपीरियंस बूस्ट चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज़रूरी अब लेवल 10 तक पहुंचना है ताकि वो प्रोफेशन ले सके। उसे पूरी तरह समझ है कि ये उसकी आखिरी रिग्रेशन है, इसीलिए उसे अपनी पूरी ताकत जुटानी होगी और हर मौका पकड़ना होगा। तभी राउंड खत्म होता है और हर जीव अपनी असली दुनिया में वापस लौटता है। लोग धीरे धीरे अर्थ पर जागने लगते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ था। ज्यादातर के लिए ये सब एक अजीब सपना जैसा लगता है। जब वे आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि उनका शरीर उस वक्त गिर गया था जब उनकी आत्मा उस दूसरी दुनिया में गई थी। वे समय देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके सपने का समय असली दुनिया के समय से बिल्कुल मेल खाता है, जो और भी अजीब लगने लगता है। उनका सिर भारी लगता है और शरीर में दर्द होता है। यंग मैन और उसके दोस्त भी आसपास देखते हैं और पाते हैं कि कुछ लोग अभी भी बिना हिले डुले पड़े हैं, शायद अभी तक अपने सपने से जागे नहीं हैं। यंग मैन और उसके दोस्त इधर उधर देखते हैं और पाते हैं कि कुछ लोग अभी भी वहीं पड़े हैं, जैसे अभी तक अपने उस सपने से बाहर नहीं आए हों। लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था और अगली बार जब राउंड शुरू होगा तो फिर से इसमें खींचे जाएंगे। वे अपने दोस्तों को जगाने की जल्दी करते हैं जो अभी भी बेहोश हैं, लेकिन जैसे ही वे उन्हें देखते हैं पता चलता है कि उनके शरीर ठंडे हैं और सांस तक नहीं ले रहे। ये साफ हो जाता है कि ये लोग सच में मर चुके हैं। तभी सबके सामने एक कठोर सच्चाई आती है कि आधे लोग बचेंगे वाली बात कोई मजाक नहीं थी। जो नहीं बचे वो सच में हमेशा के लिए चले गए। दहशत फैल जाती है और यहां तक कि वह दबंग लड़का भी कांपने लगता है, पूरी तरह हिला हुआ। वह कुप्रसिद्ध शख्स सच में खुश है कि अमीर गरीब सब अब इस नई दुनिया में बराबर है। तो वह आराम से उस घबराए हुए लड़के को कहता है कि थोड़ा आराम करो और जिंदगी को थोड़ा जियो। दुनिया तो हमेशा से ही नाइंसाफ थी और ये बात उसे वापस हकीकत में ला देती है। वह यंग मैन से कहता है कि भले ही उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मतलब नहीं हो, लेकिन उसके कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। लेकिन वह पागल लड़का उसे नजरअंदाज कर देता है और किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जिसे वह नहीं पा रहा। वह सोचता है कि रयू कहाँ गया होगा जब उसे बेहोश किया गया था, और खुद ही चुपके से हंसता है, सोचते हुए कि एक कमजोर सा लड़का शायद कहीं गड्ढे में मर गया होगा बिना किसी के ध्यान दिए। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो पूरी तरह से कवच पहने हुए है और हवा में घूर रहा है। वह झट से समझ जाता है कि वह भी सिस्टम एक्सेस कर सकता है और अपने स्टैट्स देख सकता है, और जब उसके गुंडे भी इसे देखकर हैरान होते हैं तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गैंग को थोड़ा वक्त लगता है ये समझने में कि वे भी अपनी स्टेटस स्क्रीन खोल सकते हैं और असली दुनिया में मिली चीजें देख सकते हैं, हालांकि कोई भी दूसरे का स्टेटस नहीं देख सकता। यंग मैन इसे आजमाने का फैसला करता है और आराम से एक पत्थर उठाकर उसे एक हाथ से आसानी से कुचल देता है। देखते हैं कि उसकी क्रशिंग पावर से पत्थर पाउडर में बदल जाता है। सांप जैसी आंखों वाला लड़का अपनी नई ताकत पर मूर्ख की तरह मुस्कुराता है। अगले दिन इस घटना की खबर आग की तरह फैल जाती है और जल्दी ही ये सबको पता चल जाता है कि पूरे शहर के कई लोग बेहोश हो गए थे जब एक रहस्यमय महिला आकाश से यूएफओ की तरह उतरी थी। अफवाहें उड़ने लगती हैं कि उसके पास लोगों के सिर फोड़ने या उन्हें सीधे कोमा में भेजने की ताकत है। वह अपने फोन पर एक्सपर्ट्स को इस स्थिति को समझने की कोशिश करते देखता है। रयू सोचता है कि जैसे ही पता चलेगा कि आधे बेहोश खिलाड़ी हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, जिसमें कुछ मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं, पूरा माहौल बेकाबू हो जाएगा। लेकिन वह जानता है कि असली खेल तब शुरू होगा जब पुलिस ये पता लगाएगी कि जो बचे हैं वे खास शक्तियों वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि शुरू में उनकी कम स्टैट्स कोई बड़ी समस्या नहीं होंगी। आगे चलकर वे इतने ताकतवर हो जाएंगे कि सेना भी उन्हें संभाल नहीं पाएगी, और यहीं रयू का प्लान है कि वह उन्हें पावर के नशे में धुत होने से पहले रोक दे, वरना वे अंतिम राउंड शुरू होने से पहले ही पृथ्वी को तबाह कर देंगे। उसने पहले ही तय कर लिया है कि वह अपनी जबरदस्त ताकत से सब पर राज करेगा, लेकिन इस बार उसे समझदारी से खेलना होगा और टॉप 4 खिलाड़ियों को अपनी तरफ करना होगा अगर वह अंतिम राउंड में बचना चाहता है। हालांकि उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है। अपने अपार्टमेंट में वापस रयू किचन में जाता है
और सोचता है कि उसका छोटा भाई हमेशा की तरह सिर्फ एक कप रेमन ही खा पाया। रयू चुपके से दरवाज़ा खोलता है और अंदर झांकता है। ध्यान रखता है कि छोटा भाई जागे नहीं और उसे राहत होती है कि हुआन अब आराम से सो सकता है, भले ही बड़ा भाई उसके साथ ना हो। अंत में अपनी लंबाई के बावजूद ये पतला लड़का अभी भी 7वीं क्लास का छात्र है जो अपने भाई के साथ अकेला रहता है जब से उनके माता पिता कार हादसे में चले गए। अपने छोटे हाथ पर लिपटी पट्टी दबाते हुए रियू के दिल में पछतावा और दर्द की लहर दौड़ जाती है। बिना देर किए वह लाइट ऑन करता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि वे अभी चलेंगे। एक सुस्त आवाज में छोटा भाई पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है, लेकिन बड़ा भाई कंबल फाड़कर उसे चेतावनी देता है कि आलसी होकर मत सो, उठो और कपड़े बदलो, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम करना है जो बाहर जाते वक्त वह समझाएगा। छोटा भाई बड़बड़ाता है कि अगर ये फिर से रयू की कोई फालतू सुबह की सैर है तो वह बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन रियू अचानक गंभीर हो जाता है और कहता है कि अब सोने का वक्त नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। छोटा भाई मुंह बनाता है और पूछता है क्या नए साल के जश्न में कुछ हुआ जो रियू वहां गया था, और रियू कहता है कि सब कुछ बाहर चलते हुए बताएगा। दोनों भाई एक शांत गली से गुजरते हैं और छोटा भाई सोचता है कि आखिर उसके बड़े भाई का यह अचानक इतना तनाव में होना क्यों है। तभी रयू उसे कहता है कि खबरें देखो, जब वह सो रहा था तब बहुत कुछ हुआ है। और रयू का मुंह खुला रह जाता है जब वह देखता है कि खबरों के शीर्षक में लिखा है कि एक परी ने कई युवाओं को दूसरी दुनिया में ले जाया। रयू आखिरकार बताता है कि वह भी उन बदकिस्मतों में से एक था और मुश्किल से पहली मिशन क्लियर करके वापस लौटा। उसका छोटा भाई तुरंत घबराता है और जानना चाहता है कि वह सच में ठीक है या नहीं, खासकर क्योंकि उनके माता पिता के हादसे के बाद रियू ही उसका परिवार है। और वह याद करता है कि वह तब कितना टूटा हुआ महसूस करता था, लेकिन उसके बड़े भाई ने हमेशा मजबूती दिखाई और ऐसा महसूस कराया कि उनके माता पिता अभी भी उनके साथ हैं। हालांकि किसी की भी सहनशीलता की एक सीमा होती है, और शायद उसका भाई भी इतने बड़े सदमे को सहन न कर पाए कि उसे 100 मॉन्स्टर्स को मारना पड़े। रयू पहले से ही जानता है कि उसका छोटा भाई क्या सोच रहा है और वह उसे शांति से भरोसा दिलाता है कि स्टैट सिस्टम खिलाड़ियों को मजबूत बनाता है, तो एक पतले से लड़के जैसा वह भी ठीक रहेगा। देखते हुए कि रियू वान अभी भी यकीन नहीं कर रहा, रियू मिन कहता है कि जब वह लड़ते हुए दिखेगा तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, बस उसे साथ चलना और भरोसा करना होगा। लेकिन छोटा भाई अपने हाथ बांधकर अड्डा रहता है और तब तक नहीं हिलता जब तक रियू उसे वह सारी बातें नहीं बताता जो उसने छुपाई हैं। अपने हाथ की चोट को देखते हुए रियू का चेहरा सख्त हो जाता है और वह आखिरकार उस बदमाश का नाम बताता जो रियू वान को हमेशा परेशान करता रहा, जिसे सुनते ही छोटा भाई घबरा जाता है और पसीना बहाने लगता है, क्योंकि वह हैरान है कि उसका बड़ा भाई उसकी परेशानी पहले से जानता था। वह अपने भाई से पूछता है क्या वह सच में शुरू से सब कुछ जानता था, और उसे भारी अपराध बोध होता है क्योंकि वह अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश करता रहा ताकि रियू पर और बोझ न बढ़े। लेकिन अंदर ही अंदर रियू अपने छोटे भाई से माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसने कभी सच में उसकी पीड़ा को महसूस नहीं किया। पहली जिंदगी में रियू को सबसे बुरे तरीके से यह पता चला था। वह आराम कर रहा था जब किसी ने कैजुअली बताया कि वह बाहर टहलने जा रहा है। बाद में रियू ने एक कॉल उठाई। मूड खराब था, कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कॉल करने वाली महिला ने उसे अस्पताल आने के लिए कहा, जो एक कड़ा झटका था। पता चला कि रियू वान को उस रात उसके बदमाश ने इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी नज़र पूरी तरह चली गई। रियू को उस वक्त खुद को बहुत कमज़ोर और बेबस महसूस हुआ, और यही वजह है कि इस जिंदगी में वह चाहता है कि उसका छोटा भाई कभी ऐसी मजबूरी न झेले। इसी बीच एक जर्जर गली में टू एक नर्ड को जोर से मारता है। वह नर्ड को दीवार से टक्कर मारता है और याद दिलाता है कि उसे 20,000 एक साथ लाने थे। वह चिल्लाता रहता है जबकि नर्ड बेहोश पड़ा रहता है जैसे कोई एनपीसी हो, और वह बार बार उसे मारता रहता है, खुद भी हैरान कि उसने इतना नुकसान पहुंचाया। लोग उसकी बेरहमता देखकर ठहर जाते हैं। वह शिकायत करता है कि बिना नर्ड के पैसे के उसका बड़ा डंप ट्रक फिट होने वाला कोई बाइक नहीं मिलेगा। फिर वह अपने एक गुंडे से पूछता है कि और किससे पैसे निकाले जा सकते हैं। सब सोचने लगते हैं। तभी माथे वाला गुंडा बोलता है कि उस लंबे करली बाल वाले टूथपिक को फोन करो। जुआन का पंच मारने वाला चेहरा सोचते ही टू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह आराम से बताता है कि नए साल की शुरुआत उसी बच्चे को पीटने से करने का प्लान है। जब उसके गुंडे हुआन से पैसे मांगने की बात करते हैं, फैटी जल्दी कहता है कि वह बच्चा तो बेसहारा है और हर बार उसे पीटने पर उसके पास एक पैसा भी नहीं होता। जैसे ही फैटी बताता है कि रियू वैन अपने भाई के साथ रहता है, उसकी नज़र तुरंत 2 मेहमानों पर टिक जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं जब वह देखता है कि उसके पसंदीदा पंचिंग बैग और हमारा बड़ा भाई वहीं है।
उनको देखकर वो बास्केटबॉल जैसी शक्ल वाला बदमाश और उसका गुंडा बड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं कि आम तौर पर उसका नाम सुनते ही शैतान आता है, लेकिन इस बार उसे तोहफा मिला है। इसके बाद ग्रीस लॉर्ड पूरी तरह पागल होकर हॉर्न को गाली देता है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी से माफी मांगते हुए कांपने लगता है। लेकिन र्यू बिना डरे फैटी को ठंडी नजरों से देखता है, जो साफ कहती है कि उसके दिन अब गिने हुए हैं। दो बस मुस्कुराता है, सोचता है कि उसने तो बस एक नया पंचिंग बैग दिया है, और पूछता है कि उसने किसे साथ लाया है अपनी मदद के लिए। बच्चा जवाब भी देने से पहले बड़ा भाई आगे बढ़ता है और अपना परिचय देता है। फैटी की हंसी छूट जाती है जब वह जुआन से कहता है कि उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की है और अब उसके भाई को उसके लिए टांके लगाने पड़ेंगे। फिर फैटी एक पल रुकता है और फैसला करता है कि पहले अपने गुंडों को भेजेगा ये देखने के लिए कि ये लड़का कितना अच्छा है। पहला गुंडा र्यू को इतना छोटा देखकर हंस हंस कर अपनी जान निकालने वाला हो जाता है, लेकिन र्यू सीधे उसके बदसूरत चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह जोर से गिर पड़ता है। यह देख बजट जस्टिन बीबर चौंक जाता है और पूरी ताकत से मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन र्यू चतुराई से साइड में कट लगाकर बच जाता है। वह उसे इतनी जोर से मारता है कि वह दूर एक डब्बों के ढेर में गिर पड़ता है और जैसे बच्चा मां को पुकारता है। बल्डी और टू के आखिरी गुंडे भी एक एक पंच से जमीन पर गिरकर दर्द से कांपने लगते हैं। यह सब देखकर फैटी डर के मारे कांपने लगता है और खुद को संभालते हुए सोचता है कि शायद उस लड़के के भाई ने कहीं बॉक्सिंग सीख ली है। बेफिक्र बनने की कोशिश करते हुए फैटी कहता है कि कोई ऐसा नाजुक सा लड़का उसके लिए खतरा नहीं, और वह पूरी आत्मविश्वास से जोजो के विलेन की तरह चलता हुआ हमारे हीरो के सामने आता है। वह घमंडी होकर कहता है कि ये बॉक्सिंग की शुरुआती क्लासें शायद लड़ाई में ऊंचाई के फर्क की क्रूरता बताना भूल गई थी। रय्यू बस हंसता है और पूछता है कि क्या ये बंदा न्यूज़ तक देखता है भी। रय्यू की मुस्कान से फैटी चिढ़ जाता है और गुस्से में मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रय्यू आसानी से उसके जाप को बचाता है और बड़े बुलडॉग को लड़खड़ाते हुए हर वार से बचते हुए स्टाइलिश मूव दिखाता है। फैटी का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह सोचता है कि उसकी कोई भी मार क्यों नहीं लग रही। बिग स्मोक के गुस्से के साथ रय्यू एक जोरदार पंच से दोनों को बेहोश कर देता है और साफ कहता है कि अगर वह न्यूज़ देखता तो कभी सामने नहीं आता। बड़ा आदमी होश संभालते ही फिर रय्यू पर टूट पड़ता है, लेकिन दूसरी बार भी उसे हार मिलती है। इस बार रय्यू निंजा की तरह गायब हो जाता है और पीछे से आकर उसके डबल चिन पर एक साफ पंच मारता है। मुंह पकड़कर दर्द सहते हुए बड़ा आदमी गाली देने लगता है जब उसे पता चलता है कि पंच ने उसका एक दांत निकाल दिया है। ये देखकर वह और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है, जैसे कोई फोर्टनाइट का मोटा खिलाड़ी मैच हार गया हो और वह बेकार कोशिश करता है हमारे हीरो को हराने की। जैसा कि हमेशा होता है, रायू बिना दया दिखाए उस तरबूज जैसी बड़ी सिर को इतनी बार पंच मारता है कि फैटी भी गिरने वाला लगने लगता है। उसका बेकार गुंडा दूर से डर के मारे सांस तक लेना भूल जाता है और पैंट भी गीली कर बैठता है। इसी बीच बजट बुली गुस्से में सोचता है कि लड़का सिर्फ इसलिए जीत रहा है क्योंकि वह पहले वार करता है। वह सोचता है कि अगर उसे एक भी सही पंच लग जाए तो नाजुक सा लड़का उड़ जाएगा। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वन पंच मैन स्टाइल में एक ही वार में उसे गिराने की कोशिश करता है। रयू शांत होकर उसकी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और उसे सीधे गोल में मार देता है। बड़ा आदमी जमीन पर रेंगते हुए जैसे बड़ा कैटरपिलर हो। रयू उसके ऊपर खड़ा होकर आराम से पूछता है कि आखिर उसे वो दर्द कैसा लग रहा है जो वह हमेशा दूसरों को देता था। उसके मन में अपने हर पिछले जन्म की यादें आती हैं, जब उसने खुद को हराया और तोड़ा हुआ देखा। लेकिन टू अचानक अपना रंग बदलकर जमीन पर कांपते हुए माफी मांगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले बच्चों को डराया था। ह्यू धीरे धीरे पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है, जबकि बड़ा आदमी अपनी आंखें बंद कर बुरे हालात के लिए तैयार हो जाता है। कुछ रोमांचक पलों के बाद र्यू बड़ी मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती जन्म लेना नहीं, बल्कि वन को डराने की हिम्मत करना था। उसके बाद टू को अपने कानों में एक तेज आवाज सुनाई देती है, जो उसकी खुद की हथेली के मुड़ने की आवाज होती है, जो ब्रोकली जैसी दिख रही होती है। रियो धीमा भी नहीं पड़ता, दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और हड्डी टूटने की आवाज इतनी खतरनाक होती है कि गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। डरपोक वन आगे क्या होने वाला है ये देखकर जल्दी से नजरें चुरा लेता है, जबकि उसका भाई रुकता नहीं। पूरी ताकत से ये दिखाता है कि अगर वह फिर कभी गड़बड़ी करेगा तो क्या होगा। लेकिन वह माफी मांगते हुए गुंडे को देखकर हंसता है और साफ कहता है कि वह कभी भी ऐसे बदमाश पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए टू कभी भी किसी मासूम को हाथ नहीं लगाएगा, वो भी एक क्रूर तरीका अपनाकर। छोटा भाई र्यू से पूछता है कि वह इतने जबरदस्त मूव्स अचानक कैसे कर रहा है, क्या वह सीक्रेटली कई सालों से ट्रेनिंग ले रहा है।
रयू बताता है कि खबरों में आ चुका है कि कुछ लोग अर्थ पर रहते हुए भी दूसरी दुनिया की एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आराम से अपने एक डैगर दिखाता है जिससे उसका भाई फैन बॉय की तरह खुश हो जाता है, जैसे कोई लेजेंडरी काउंटर स्ट्राइक नाइफ स्किन हो। रयू यह भी बताता है कि लड़ाई में उसके सारे मूव्स उसकी ब्यूस्टेड स्पीड स्टैट की वजह से थे, जो उसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स से भी ऊपर ले जाता है। लेकिन जब रियू वान ज्यादा सवाल करने लगता है तो रियू बस कंधे उचकाकर टाल देता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने ज्यादा बताया था तो वन को किसी दूसरे प्लेयर ने किडनैप कर लिया था, और भले ही वो बच निकला, लेकिन फिर भी हमारा बड़ा भाई कभी नहीं चाहता कि उसे फिर से कोई दर्द सहना पड़े। वह पूरी कोशिश करेगा कि वन को कभी भी कोई और तकलीफ ना हो। अचानक जब रियू वान के पेट से जोरदार गर्जना होती है तो वह सिर घुमाता है और तुरंत उसे खास नाश्ते के लिए कन्वीनियंस स्टोर ले जाने की पेशकश करता है, ताकि इस शांतिपूर्ण और बिना किसी झगड़े वाले दिन का जश्न मनाया जा सके। दुकान के अंदर रिवान एक बेहद उदास सवाल पूछता है जब वह इधर उधर देखता है और उदास होकर सोचता है कि उसका भाई आखिर कहाँ जा रहा है, जबकि उसके सामने ही रामेन का कप रखा है। हमारा बड़ा भाई उससे कहता है कि थोड़ा रुक जाए, क्योंकि वह अपनी सारी लाइफ सेविंग्स एक ही बार में निकालने जा रहा है और वन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वह आराम से अपने छोटे भाई से कहता है कि वह एक्सपेंसिव फूड आयल से जो भी खाना चाहता है चुन सकता है। वन थोड़ी देर हिचकिचाता है, सोचते हुए कि शायद न्यू ईयर्स तक पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह तुरंत मान जाता है और बिना देर किए चिकन नूगीज का एक बॉक्स उठा लेता है। उसका पूरा चेहरा खिल उठता है और कहता है कि वह हमेशा से इन्हें ट्राई करना चाहता था। उसकी वो कीमती मुस्कान देखकर रियू इतना खुश हो जाता है कि वह वादा करता है कि अगली बार उसे एक रेस्टोरेंट ले जाएगा ताकि वह आखिरकार बीफ ट्राई कर सके। बड़ा भाई वापस आता है, टेबल पर पेन पटकता है और चौंका देने वाली बात कहता है कि उसने अपनी लगभग सारी लाइफ सेविंग्स लॉटरी टिकट्स में खर्च कर दी है। रयुवान के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वह घबरा कर रयू से पूछता है कि उसने कितने पैसे लगाए हैं। तभी रयू आराम से बताता है कि उसने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया है, जिससे रयुवान पूरी तरह से पैनिक अटैक में चला जाता है। रयू समय बर्बाद किए बिना तेजी से नंबर लिखने लगता है और रयुवान जब ऊपर देखता है तो कुछ अजीब सा महसूस करता है और पूछता है कि उसने 20 टिकट्स पर एक ही नंबर क्यों लिखा है। चेहरे पर शरारती मुस्कान ली हमारा रयू गर्व से बताता है कि यह उसका लकी नंबर है। अपने अपार्टमेंट में वापस रयुवान हर पल को डरते हुए देखता है। जब लॉटो अनाउंसर्स धीरे धीरे विनिंग नंबर्स बताते हैं, वह अपने नाखून चबाने लगता है, सोचते हुए कि इतनी बड़ी डिनर का मजा वे क्यों नहीं ले सके। लेकिन उसकी चिंता जल्दी खत्म हो जाती है जब अनाउंसर्स लकी नंबर्स बताते हैं। वह स्क्रीन को घूरता रह जाता है, पूरी तरह हैरान होकर, क्योंकि ये नंबर बिल्कुल वही हैं जो रयू ने लिखे थे। और अनाउंसर कहता है कि वे नंबर 1 विनर है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी सपने में फंसा हो। वह आंसू भरे आंखों से अपने भाई से कहता है कि उसकी गाल को चुटकी ले ताकि यकीन हो सके। हमारा बड़ा भाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बच्चे की तरह घबराना बंद करे और बड़ी मुस्कान के साथ बताता है कि ये सब सच है और अब वे अमीर हो गए हैं। रयू आराम से अपने छोटे भाई से कहता है कि थोड़ा शांत हो जाए और पागलपन मत दिखाओ, वरना पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, और खुद चुपचाप हंसता है। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार लकी नंबर्स गैस किए थे तो वह कैसे छोटी लड़की की तरह चिल्लाया था। लेकिन अब जब सब कुछ हो रहा है और इकोनॉमी प्लेयर्स की वजह से तबाह हो रही है तो धन कमाना एकदम आसान लग रहा है। उसके बाद रियू बिना किसी चिंता के बैंक जाता है और क्लर्क से कहता है कि वह टॉप विनर है और अपना प्राइज लेना चाहता है। क्लर्क उसे बधाई देता है, लेकिन सोचता है कि पहला विजेता बहुत ही जवान लगता है, जैसे कोई आम छात्र हो। वह रियू से पूछता है कि उसने अपने टिकट्स कहाँ से खरीदे, और जैसे ही उसे ब्रांच नंबर पता चलता है वह आदमी घबरा जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि एक आदमी ने बताया था कि एक ही स्टोर से 100 से ज्यादा विनिंग टिकट्स आए थे। क्लर्क तुरंत समझ जाता है कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा। इसका मतलब था कि एक ही व्यक्ति ने सारे टिकट्स खरीदे हैं, और वह आदमी ने कहा था कि अगर टॉप विनर आए तो डायरेक्टर को तुरंत कॉल करना। इसलिए वह रियू से विनम्रता से कहता है कि थोड़ा इंतजार करे, और फिर थोड़ी देर में डायरेक्टर खुद आता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा उत्सुक लगती है, जैसे वह रियू की जेब साफ करने को तैयार हो। फिर भी वह उसे बधाई देता है और खुद उसे ऑफिस तक ले जाता है। ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी तुरंत दोनों के सामने गहरी झुकती है, सोचते हुए कि डायरेक्टर अपने बेटे को लेकर आए हैं। लेकिन डायरेक्टर जल्दी ही उसे सुधारता है कि रियू असल में एक बहुत खास मेहमान है और उसे आज खास ध्यान देना चाहिए।
महिला तुरंत समझ जाती है कि ये वही लिविंग लेजेंड है जिसने 100 विनिंग टिकट्स लिए हैं, और वह पूरी कोशिश करती है कि अपना आपा न खोए। कंपाती हुई वह उससे खुश होने की कोशिश करती है, लेकिन रयू उसे हाथ हिलाकर कहता है कि वक्त बर्बाद मत करो और अपना पैसा लेकर आओ। वह आराम से टिकट्स का ढेर देता है और महिला का दिमाग लगभग फ्रीज हो जाता है जब वह देखती है कि हर एक टिकट पर एक ही नंबर छपा है। जांच पूरी करने के बाद वह पुष्टि करती है कि सभी टिकट्स असली हैं। रयू सीधे मुद्दे पर आता है और उनसे कुल राशि पूछता है। पता चलता है कि टैक्स में 1/3 हिस्सा जाने के बाद भी उसके पास भारी भरकम 15 बिलियन वॉन बचते हैं। तो वह एक छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने का फैसला करता है और खाली समय में ट्रेडिंग शुरू कर देता है, खासकर क्योंकि उसे पता है कि बिटकॉइन आसमान छूने वाला है। फिर उनके अपार्टमेंट में वापस रायो अपने छोटे भाई को एक ऐसी जगह दिखाता है जो उसके सपनों जैसी लगती है, लेकिन छोटा भाई तुरंत पूछता है कि इतने पैसे होने पर वह इसे खरीद क्यों नहीं लेता, बजाय इसके कि रेंट पर ले। तब रयू गर्व से बताता है कि वह फिर से कंगाल हो गए हैं क्योंकि उसने सारी जीत की रकम क्रिप्टो में डाल दी है, जिससे रयू वन का दिमाग पूरी तरह उड़ जाता है। रयू आराम से उसका कंधा थपथपाता है और भरोसा दिलाता है कि उसे पता है वह क्या कर रहा है, और कहता है कि शांति से रहो क्योंकि उसके सपनों का बूढ़ा आदमी भी उसे लकी नंबर दे चुका है अगले 4 लाइव राउंड्स के लिए। यह सुनकर रयू वॉन सोडा कैन की तरह हिलने लगता है और चिल्लाता है कि यह नंबर कभी मत भूलना। हालांकि रयू चाहे तो भी उन्हें भूल नहीं सकता क्योंकि उसने ये सब उबाऊ चीजें लाखों बार देखी हैं। उस सब को छोड़ो, रयू कहता है कि जल्दी से पैकिंग शुरू करो क्योंकि वे अभी नए घर में जाने वाले हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक प्लेयर कंक्रीट की दीवार को हल्क की तरह तोड़ रहा है और वे आदमी गर्व से सोचता है कि स्ट्रेंथ में सारे पॉइंट्स लगाने से कोई उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। हालांकि वह दूसरों से थोड़ा अलग है क्योंकि उसके पास रून ऑफ पावर है जो एक प्लेयर की ताकत को दोगुना कर देता है और उसे ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि वह शायद माइक टायसन और जेक पॉल दोनों को रुला सकता है। अपने विशाल मुष्टियों को कसते हुए वह फैसला करता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत का असली टेस्ट दे। वह दिखता है हमारे हीरो के पुराने घर पर और दरवाजे पर जोर से हथौड़ा मारता है, जोर से चिल्लाते हुए कि रयू को डरपोक की तरह छुपना बंद करना चाहिए। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह सोचता है कि कहीं वह किसी गड्ढे में मर तो नहीं गया, और रयू के उस घमंडी तिरस्कार भरे चेहरे को सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह पागल की तरह दरवाजा मारता रहता है, उसे तोड़ने और रयू को मारने के लिए तैयार, लेकिन आखिरकार रुक जाता है जब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि शायद रायो घर पर नहीं है। पागल आदमी चिल्लाता है कि अगर उसे अंदर से कोई कदम सुनाई दिया तो वह दरवाजा तोड़ देगा जैसे कोई स्वॉट रेड हो। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी आता है और पूछता है कि वह किसी और के घर के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है, लेकिन पागल आदमी उसे कोई इज्जत नहीं देता और रुखा स्वर में कहता है कि वह चला जाए क्योंकि यह कोई महल नहीं है। बूढ़ा आदमी प्रभावित हुए बिना कहता है कि वह असल में मकान मालिक है और फिर विनम्रता से पूछता है कि क्या वह किसी दोस्त से मिलने आया है। कई सेकंड सोचने के बाद पागल आदमी खुद को रयू का पुराना दोस्त बताता है और मकान मालिक से दरवाज़ा खोलने को कहता, क्योंकि वह अपने दोस्त की बहुत चिंता कर रहा है जिसे उसने बहुत दिन देखा नहीं। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे वहीं खड़ा छोड़ देता है, हैरान होते हुए बताता है कि जो छात्र वहां रहता था वह कुछ दिन पहले बिना बताए चला गया है, जिससे वह जवान आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। इस बीच नए अपार्टमेंट में वापस चलते हैं। रयुवान इस लग्जरी जगह की सभी शानदार सुविधाओं को देखकर पूरी तरह हैरान है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पिछड़े गांव से आया हो। जैसे ही वे अपने विशाल नए कमरे में कदम रखते हैं वह तुरंत अपने भाई से पूछता है कि ये इतनी बड़ी जगह जो दोनों के लिए भी ज्यादा लगती है, इसकी कीमत कितनी है। और रयू आराम से बताता है कि किराया महज 22 मिलियन येन महीना है। वह उस वक्त लगभग पागल हो जाता है, याद करते हुए कि उसने एक मामूली 5,000 एक बॉक्स चिकन नगेट्स पर कितना दिमाग लगाया था। वह जल्दी से रयू को सलाह देता है कि वह पागलों की तरह खर्चा ना करे और कहीं सस्ता ढूंढे, लेकिन बड़ा भाई बताता है कि उन्हें यहाँ की टॉप सिक्योरिटी की सच में ज़रूरत है, खासकर क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को खिलाड़ी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं से लेकर दुश्मनों के हिटमैन तक किसी से भी पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। राव को कड़ी मेहनत से पता है कि दूसरे दुनिया की सारी ताकतें तब भी बेकार हैं जब आप असल जिंदगी में कामयाब में हास हों। सब कुछ समझाने के बाद वह अपने भाई से पूछता है कि उसे उसकी राय कैसी लगी अपार्टमेंट देखकर, और सच कहूं तो वह इससे काफी खुश है। उसकी मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ जाती है जब वह रयू से माफी मांगता है कि उसने अपना समय और ऊर्जा उसकी बुरी हालत पर खराब की, जबकि उसे पहले से ही दूसरी दुनिया में काफी खतरे हैं।
हमारा बड़ा भाई इसे हंसी में उड़ा देता है, पीठ थपथपाता है और शरारती छोटे भाई से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह अगले राउंड के बाद वापस नहीं आएगा। फिर वह कहता है कि वह आराम से 5 सितारा रेस्टोरेंट का आनंद ले, जबकि वह अपने मैसेज चेक करने जाता है। वह सभी गुस्से भरे गालियों और संदेशों को हल्के में लेता है, लेकिन पागल आदमी को एक पल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि चाहे वह कितना भी जोर से भौंके, रियू अब ब्लैक साइथ के रूप में लगभग अछूता है। अगले दिन रियू अपने कमरे से बाहर निकलता है और पाता है कि उसका छोटा भाई पूरी तरह से तैयार है और रियूवान खुशी से बताता है कि वह अपने ऑर्डर किए हुए चावल के केक लेने जा रहा है। यह सुनकर रियू पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने कभी भी अपनी 99 जिंदगियों में ऐसा कुछ नहीं किया। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि क्या खास मौका है, और रियूवान बताता है कि वे नए पड़ोसी के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, क्योंकि वे अभी अभी आए हैं। ये अच्छी परंपरा लगती है, इसलिए रयू अपने छोटे भाई पर गर्व करता है और सुझाव देता है कि सुरक्षा के लिए वे साथ जाएं। हालांकि रयू कोशिश करता है कि वह आराम से रहे, क्योंकि वह इसके हकदार है। पहले पड़ोसी के दरवाजे पर वे घंटी बजाते हैं और एक उत्साहित आवाज में मीठी बूढ़ी महिला से बोलता है कि वह चावल के केक देने आया है। बूढ़ी महिला इस एहसान की सराहना करती है और भाइयों को एक अच्छा दिन बिताने की शुभकामनाएं देती हैं। उसके बाद वे एक एक करके बाकी फ्लैट्स पर जाते हैं, जब तक वे आखिरी फ्लैट तक नहीं पहुंचते। रास्ते में रियू अपने भाई को बताता है कि इस बिल्डिंग के हर निवासी के पास प्राइवेट पेंट हाउस है, इसलिए वे या तो बहुत अमीर बिजनेस मालिक हैं या सेलिब्रिटी। रयुवान आखिरी दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन लगता है कि मालिक बाहर है, इसलिए वे वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक दोनों भाई पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। देखते हैं कि एक सुनहरे कपड़े में खूबसूरत महिला उनकी ओर आ रही है, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री सीओ अहरेन है। रयुवान उसकी चमकदार खूबसूरती से पूरी तरह मोहित हो जाता है, जबकि रयू पूरी तरह शांत रहता है, जैसा कि एक सिग्मा को होना चाहिए। जब वे उसे केक देने की कोशिश करते हैं, तभी उसका बॉडीगार्ड बीच में आकर रोक देता है और भाइयों से पूछताछ करता है कि क्या वे कोई स्टॉकर तो नहीं है। रयू अपनी ठंडी नजरों से उसकी घमंडी हरकत को दबा देता है और कूलली समझाता है कि वह कोई सड़कों का EAS नहीं है, बल्कि हाल ही में यहां आया है और गिफ्ट देने आया है। यह सुनकर बॉडीगार्ड आखिरकार शांत होता है और उनकी पेशकश को तुरंत ठुकरा देता है, क्योंकि सुंदर महिलाएं जैसे एरिन अपनी फिगर खराब नहीं कर सकती। दरवाजा खोलते हुए वह महिला से विनम्रता से कहता है कि वह अंदर चली जाए। हालांकि वह भाइयों की ओर एक माफी भरी नजर से देखती है, जैसे उसके बॉडीगार्ड के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांग रही हो। रयू प्रभावित नहीं होता और अपने भाई से कहता है कि वह उनकी रवैये का प्रशंसक नहीं है और सुझाव देता है कि अब से उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होगा। लेकिन रियुवान एक पागल फैन की तरह बन जाता है और इतना फैनगर्ल करता है कि रियू पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है कि आखिर उसे इतना उत्साहित क्यों किया गया है। लंबा पतला रियुवान अपने बड़े भाई को पकड़कर जोर जोर से हिलाता है, आश्चर्यचकित कि उसे पता ही नहीं कि यह सेलिब्रिटी सायो अरिन कितनी बड़ी लेजेंड है। इसी बीच सीईओ रिन लगातार हेडलाइन पढ़ती रहती है कि अधिकांश सेलिब्रिटी जो दूसरी दुनिया में निशाना बन चुके हैं या तो मारे जा चुके हैं या खुद ही खत्म हो गए हैं, जिससे वह गहराई से सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ क्या होगा। तभी उसे एक दोस्त का मैसेज आता है कि उनके एक सीनियर अभी थोड़ी देर पहले गुजर गए हैं और पूछता है क्या वह अगले दिन उनके अंतिम संस्कार में जाएगी। उसके बाद वह फोन से ध्यान हटाकर सोचने लगती है कि अगर उसकी किस्मत साथ नहीं होती तो वह भी खबरों में एक और शिकार बन चुकी होती। फिर वह अपने आप पर गुस्सा करती है कि उसने कभी सोचा था कि वह इतनी खास है कि हेडलाइन में आएगी, जबकि वह एक उभरती हुई कलाकार है जिसकी सफलता और यहां तक कि उसका स्टूडियो अपार्टमेंट भी कंपनी का सहारा है। उसकी चिंता देखकर उसका बॉडीगार्ड धीरे से पूछता है कि उसकी क्या परेशानी है, और जब वह कहती है कि कुछ खास नहीं, तो वह कहता है कि वह कुछ भी हो, बेझिझक उससे बात कर सकती है। सायो अरिन आखिरकार मानती है कि वह अगले राउंड में कैसे जिंदा रहेगी। इस बात को लेकर बहुत परेशान है क्योंकि सेलिब्रिटी तेजी से गिर रहे हैं, तो वह उसे शांति से कहता है कि वह हर कदम पर उसका साथ देगा, और वह कहता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है, थोड़ा उस पर भरोसा करे। इस पर वह उसे एक कीमती मुस्कान देती है और याद करती है कि जब कंपनी ने उसे उसका केयरटेकर बनाया था तो वह उससे कितनी शक करती थी, लेकिन उसने जल्दी ही उसका भरोसा जीत लिया था क्योंकि उसने उसे पहले राउंड में बचा लिया था। बॉडीगार्ड उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, जिससे वह अंदर से खुश हो उठती है। तो वह मजाक में कहती है कि हमारे पड़ोसियों के लाए चावल के केक बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, लेकिन वह कहता है कि वह पहले ही मोटी हो रही है और वजन बढ़ाने का खर्च वह नहीं उठा सकती। फिर भी वह कहती है कि उन्हें इतनी रुखाई से मना करना ठीक नहीं था, क्योंकि आजकल इतनी पुरानी परंपराएं कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन बॉडीगार्ड कहता है कि सब दिखावा है, क्योंकि आजकल हर कोई सिर्फ बदले में कुछ पाने के लिए ही अच्छा दिखावा करता है।
लेकिन एरिन को ये बात पूरी तरह से यकीन नहीं होता, क्योंकि वह बार बार याद करती रहती है कि वे कितने मासूम और प्यारे लग रहे थे, और कहती है कि उनमें से एक तो जरूर 15 साल से बड़ा लग रहा था। वह जोर से सोचती है कि शायद वे भी कोई प्लेयर होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे 100 गोबलिन को मार डालते हैं और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जो सच में कमाल की बात है। बॉडीगार्ड उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि कोई भी आदमी 100 गोबलिन को मार सकता है, लेकिन सायो एरन कहता है कि कोई आम आदमी इतना अच्छा फाइटर नहीं हो सकता जब तक कि वह बॉडीगार्ड ना हो जैसे वह खुद है। और तब भी वह ब्लैक साइड नाम के डरावने प्लेयर के सामने बिल्कुल बेबस था। उसे देखकर जो मर्डर स्प्री चल रही थी, वह सच में गोबलिन्स के लिए दुख महसूस करती है और सोचती है कि यह कोई दूर की बात नहीं कि वह असली हिटमैन हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के साथ अगला राउंड बचना लगभग पक्का है। सेओ अहारेन खुद को रोक नहीं पाता और सोचता है कि एक कमजोर सी लड़की जैसे वह दूसरी बार जिंदा बच पाएगी भी या नहीं। अगले दिन जब रियू वान अपने अपार्टमेंट को साफ कर रहा था, तो रियू आखिरकार घर लौटता है और बताता है कि चौथे राउंड की लॉटरी में पिछले बार जितना पैसा नहीं निकला। छोटा भाई पूछता है कि लोगों ने उसके लगातार कई बार जीतने पर क्या प्रतिक्रिया दी। रियू कहता है कि उसने उन्हें वही पुराना बहाना दिया कि कोई बूढ़ा आदमी उसे सपनों में नंबर बताता है। फिर वह पूछता है कि क्या रियू अभी भी अपनी सारी बचत बिटकॉइन में डाल रहा है, और रियू गर्व से बताता है कि उसका पैसा अब तक 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। भाई उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा लालची मत बनो, अब पैसा निकाल लेने का वक्त आ गया है। लेकिन रियू कहता है कि चिंता मत करो, उसने सब कुछ कंट्रोल में रखा है। फिर वे दोनों खाने के हॉल की तरफ बढ़ते हैं और जैसे कोई मैक्सिकन आदमी टैकोस पर जोरदार दावत लगाता है, वैसे ही 5 सितारा खाना खाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अगले महीने के पहले दिन में 5 मिनट बाकी हैं। रियू वान अपने बड़े भाई का हाथ कसकर पकड़ता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वापस आना ही होगा। रियू उसे याद दिलाता है कि उसने पहले अपने बुली को कितना बुरी तरह हराया था, और अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे बस सो जाने को कहता है, क्योंकि सूरज निकलते ही वे फिर जाग जाएंगे। इतना कहकर वह अपने भाई से विदा लेता है और ब्लैक साइथ को दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है, साथ ही सभी दूसरे प्लेयर्स भी। सब जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे कहाँ हैं, क्योंकि ये जगह पहली राउंड से पूरी तरह अलग दिखती है। और तभी कोई चिल्लाता है जब वह टॉप रैंकर को भीड़ में से सीधे चलते हुए देखता है, जिसकी मौजूदगी से माहौल दबा हुआ लगता है। ब्लैक स्काई तुरंत नोटिस करता है कि सब उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, और जैसे ही वह सोचने लगता है कि एंजेल कब आएगी, एक नई एंजेल सामने आती है जो ज्यादा अलग नहीं लगती और कैजुअली पूछती है कि क्या सब आ चुके हैं। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर वह खुशी से बताती है कि पहली राउंड की एंजेल अब भी अपनी छोटी सी दुर्घटना के बाद छुट्टियों पर है। शैतान से भी ज्यादा नासमझ हंसी के साथ वह कहती है कि चिंता मत करो, अब वे सब उसकी बहुत अच्छी देखभाल में है। इतना कहकर एंजेल अपने चमकदार पंख फैलाती है और दूसरे राउंड का क्वेस्ट घोषित करती है। हर प्लेयर के सामने क्वेस्ट विंडो फहराने लगती है। हर एक में मिशन लिखा होता है कि अगले 3 घंटे में जोन प्रतिनिधि चुनना है। सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ाई करनी पड़ेगी। एक प्लेयर कहता है कि इस क्वेस्ट के बाद बचने वालों की संख्या बिल्कुल वैसी ही रहेगी, जिससे सब में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। महान एंजेल उनकी उलझन देखकर समझाती है कि इस बार लड़ाई नहीं होगी। वह बताती है कि उन्हें खुद में से एक नेता चुनना होगा जो हर किसी को आदेश दे सकेगा, चाहे वो अपनी जान दे या कीड़े की तरह रेंगने को मजबूर हो जाए। वह इस ताकत की बात सुनकर खुद भी बहुत उत्साहित लगती है। बाकी सब कंफ्यूज नजर आते हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि उसकी खुशी पर कैसे प्रतिक्रिया दें। धूप में नहाई हुई जो उसके चारों ओर एक आभा की तरह फैल रही है, वह बताती है कि 3 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी और बस एक नेता चुनना होगा। नीले बालों वाला एक प्लेयर पूछता है कि क्या कोई छुपा हुआ शर्त है जो उन्हें पता होनी चाहिए, लेकिन एंजेल उसे भरोसा दिलाती है कि कोई और शर्त नहीं है, और वोट डालते ही वे सब घर भेज दिए जाएंगे। इसे एक आसान और आरामदेह राउंड कहती है। प्लेयर्स खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि इस बार किसी की मौत नहीं होगी। कुछ हंसते हैं और मजाक में कहते हैं कि ये राउंड कितना आसान लग रहा है। इसी बीच योंग मिन अपने दांत पीसते हुए गुस्से में है और लड़ने के लिए तैयार है। उसका एक गुंडा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से में कहता रहता है कि उसने अपनी सारी पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाली है और अब उसे उसका फायदा उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। रयू उनकी बातचीत दूर से सुनकर समझ जाता है कि ये युवक स्ट्रेंथ रून लेकर आए हैं। वह अपने आप से कहता है कि सब कुछ प्लॉट के अनुसार ही हो रहा है, अब तक कुछ भी बदल नहीं हुआ। इसके अलावा वह इशारा करता है कि सब लोग वोट के लिए लड़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।
रयू सोचता है कि जहां मेन मिशन होते हैं वहां साइड मिशन भी होते ही हैं, और वह जंगल की ओर बढ़ता है। दूसरे राउंड का छुपा हुआ साइड क्वेस्ट क्लास सिलेक्शन का मिशन निकलता है। रयू अपनी चाकू निकालता है और जल्दी से लेवल 10 तक पहुंचने का लक्ष्य बनाता है। वह दूर एक हॉबगॉब्लिन को देखता है और उसे जल्दी से मार डालता है। उसकी स्किल्स, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिवॉर्ड दोनों बढ़ाती हैं, जिससे उसे यकीन होता है कि शिकार करना सही फैसला था। वह नोटिस करता है कि एक गोब्लिन अगर पास है तो और भी कहीं छिपे होंगे, और तभी उसे झाड़ियों में कई खतरनाक चमकती आंखें दिखाई देती हैं। रयू एक छोटी सी मुस्कान देता है और आने वाले झुंड का सामना करने को तैयार हो जाता है। वह उन्हें आसानी से काट देता है और सिस्टम तुरंत उसे नोटिफाई करता है कि वह लेवल अप हो गया है। अपनी एबिलिटीज विंडो खोलते हुए रायू देखता है कि वह लेवल 9 पर पहुंच चुका है। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन वह सारे पॉइंट्स एगिलिटी में लगाना चुनता है। वह खुद से कहता है कि जब तक दुश्मन पहला घातक वार नहीं करता तब तक कच्ची ताकत बेकार है। रयू सोचता है कि हर स्किल की अपनी कीमत होती है, और क्योंकि वह ग्रिम रीपर क्लास लेना चाहता है जो फिजिकल और मैजिक दोनों अटैक्स करता है, इसलिए उसे अपने सारे स्टैट्स को बराबर रखना चाहिए। तभी वह अचानक ठिठक जाता है क्योंकि उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वह लड़ाई में इतना मशगूल था कि उन्हें पहले नोटिस नहीं कर पाया। वह अपनी तलवार उठाता है और सीधे आगे की ओर तान देता है, चेतावनी देता है कि जो भी छुपा है अब बाहर आ जाए वरना उसे भुगतना पड़ेगा, और साफ कहता है कि गलत फैसला करने पर जान से जाना पड़ेगा। एक पेड़ के पीछे से एक खूबसूरत लड़की झाड़ियों से निकलती है। मेन हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मशहूर कॉइन है। वह माफी मांगती है कि उसने उसका पीछा किया, और मैन के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसके पीछे से एक और शख्स निकलता है जो भी माफी मांगता है और जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, कि उसे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। रयू तुरंत पहचान लेता है कि वे आदमी बॉडीगार्ड है जो प्लस मा क्यूंग रॉक का सबसे भरोसेमंद आदमी है। पार्क जंगराक एक बड़ा खिलाड़ी है जिसे हेवनली डीमन के नाम से जाना जाता है, और रयू उसे बाद में अपनी टीम में लेना चाहता है। हालांकि वह 20वें राउंड में हेवनली डीमन से जुड़े एक पादरी के पीछे भी है। इतनी जल्दी उससे मिलना रयू को उलझन में डाल देता है और वह सोचता है कि वह एरन जैसे सेलिब्रिटी के साथ क्या कर रहा है। विचार करने पर उसे लगता है कि वह आदमी वही बॉडीगार्ड होगा जो उसे माँ क्यून रॉक के आदेश पर मिला होगा। रयू गुस्से में पूछता है कि वे उसे कब से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की यह अनपेक्षित घटनाएं उसे परेशान कर रही हैं। एसईओ एरन स्वीकार करती है कि वे शुरुआत से उसका पीछा कर रहे हैं और फिर से माफी मांगती हैं अगर वे सीमा पार गए हों। जब वह और पूछता है तो वह अचानक कहती है कि उसके पास एक प्रस्ताव है। चूंकि उसने पहला राउंड आसानी से पार किया, वह उसके साथ गैंग बनाना चाहती है। रयू उसकी बात पर हंसता है और कहता है कि डील तभी होती है जब उसके पास कुछ देने लायक हो। रयू ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे दोनों की जरूरत नहीं है और वह अकेले ही सब संभाल सकता है, इसलिए उन्हें सोचना चाहिए और वापस क्लियरिंग में आना चाहिए। रयू मुड़कर जंगल के अंदर और चलता है, ठंडे स्वर में दोहराता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड रयू के घमंडी रवैये पर बड़बड़ाता है। तभी एरन उसके सामने घुटने टेक देती है, सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही अभिभूत होकर। वह बिना हिचकिचाए कहती है कि उसकी फ्रंटलाइन स्थिति दिखावे के लिए नहीं है और उसमें कच्चा दबदबा साफ झलकता है, लेकिन बॉडीगार्ड इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। सीओ आयरन को बहुत बुरा लगता है कि उसका आकर्षण कोई असर नहीं दिखा पाया। फिर भी बॉडीगार्ड उसे डांटता है कि उसने पहले ही बताया था कि उसके जैसे लोग किसी ग्रुप में फिट नहीं होते, और वह उसे कीमती समय बर्बाद करने पर फटकार लगाता है। सीओ आयरन ने कभी नहीं सोचा था कि इतने शांत दिखने वाले इलाके में उसे ऐसे राक्षस मिलेंगे, और अब वह अपने बॉडीगार्ड के साथ उन्हें हंट करने का फैसला करती है। जंगल के अंदर एक हॉबगोब्लिन घबराकर इर्द गिर्द देखता है, जबकि मैन ऊपर से चुपचाप असासिन्स क्रीड की तरह हमला करता है। रयू टीम बनाने के विचार से अब भी गुस्से में है, यह सोचकर कि इससे वह कमजोर होगा, और आराम से उस गोब्लिन को हमेशा के लिए सोने भेज देता है। सिस्टम उसकी किल काउंट की अपडेट दिखाता है, लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि झाड़ियों से हायना जैसे जानवर दहाड़ते हुए निकलने लगते हैं। रायो विश्वास नहीं कर पाता कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। उसे लगता है कि शायद अब आखिरकार उसकी किस्मत साथ देगी, लेकिन ग्नॉल्स उस पर टूट पड़ते हैं। पर वह एक पल के लिए भी डगमगाता नहीं और उन्हें आसानी से काटता है जैसे वे कागज के बने हों। राक्षसों के शव उसके चारों ओर कन्फेटी की तरह गिरते हैं। सिस्टम चिल्लाता है कि उसने 10वीं लेवल पा ली है। दुश्मनों के खून में भीगा रयू चमकती हुई मैसेज पर नजर टिकाए मुस्कुराता है, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी पसंदीदा प्रोफेशन मिल गई है। सिस्टम लगातार नई लेवल और स्किल्स की जानकारी देता रहता है, और रयू अपने क्वेस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले जीवन की अगली सब क्वेस्ट याद करता है।
इसलिए जब सिस्टम क्लास चेंज आइटम लेने को कहता है तो वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। जहां ज्यादातर खिलाड़ी इस वक्त खो जाते हैं और आगे क्या करना है समझ नहीं पाते, रयू पूरी आत्मविश्वास से खड़ा है। पूरी तरह जानता है कि उन दुर्लभ आइटम्स को पाने के लिए छुपी शर्तें क्या हैं। वॉरियर्स को अपनी स्ट्रेंथ स्टैट 10 तक बढ़ानी होती है और 60 मिनट में 30 राक्षस मारने होते हैं, जबकि बर्जर्कर्स को 1 घंटे तक लड़ाई में रहना होता है, जबकि उनके घाव खुले रहते हैं। दूसरी ओर असैसिन्स को आइटम पाने के लिए राक्षसों पर सटीक बैकस्टैब मारना होता है, इसलिए हर खिलाड़ी का रास्ता सीधे उसकी क्लास को तय करता है। पुराने जीवन में रयू बिना किसी योजना के राक्षसों को मारता था, जिससे वह हमेशा हंटर क्लास में फंस जाता था। पर ग्रिम रीपर की टूटे हुए एबिलिटीज को खोजने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी क्लास चेंज आइटम के तौर पर एंजल्स ब्लड का इस्तेमाल करता है। सिस्टम तुरंत चेतावनी देता है कि सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि यह अंतिम निर्णय होगा। बिना किसी संदेह के रयू तुरंत अपना फैसला करता है और सिस्टम की पुष्टि के साथ तेज रोशनी फैल जाती है कि उसका क्लास चेंज सफल रहा। इनाम में रयू को ग्रिम रीपर रून मिलता है, जो उसे पागलपन भरे कई पर्क्स देता है जो तुरंत उसके शरीर से जुड़ जाते हैं। सिस्टम उसके साथ एक विकेट साइट और शॉप में किसी भी एक आइटम पर 50% छूट का वाउचर भी देता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। उसे अप्रेंटिस रैंक में भी अपग्रेड किया जाता है, जो 6 में से दूसरा आखिरी रैंक है, और उसे रैंक एक्सक्लूसिव स्किल सील ऑफ डेथ और ग्रिम रीपर साइथ चलाने की ताकत मिलती है। ह्यूग याद करता है कि अगर कोई क्लास नहीं ले पाता तो वो हमेशा नया ही रहता, इसलिए उसने बिना देर किए आगे बढ़ना सही समझा। पहला क्लास खोलने वाले खिलाड़ी के रूप में रायू को बड़ा सोने का बैग मिलता है, साथ ही एक रेयर जनरल स्किल ट्रैकिंग भी, जिससे वह किसी को भी ट्रैक कर सकता है अगर वह उसे पहचानता हो। रयू इस स्किल को आजमाने का फैसला करता है और इसे पहले मिले एडजी बॉडीगार्ड योंगमिन हुआंग पर इस्तेमाल करता है। सिस्टम बीप करता है और रयू के लिए एक चमकदार ट्रेल बनाता है, साथ ही उनके बीच की दूरी भी दिखाता है। उसे अजीब लगता है कि वह महिला और उसका मैनेजर 200 मीटर से भी कम दूर है। लगता है वे जंगल के अंदर उससे ज्यादा आगे आ गए हैं। रयू परेशान होता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और वह तय करता है कि उन्हें जल्दी से मिलने जाना चाहिए। जंगल में यह अजीब जोड़ी कुछ से भागती नजर आती है, लेकिन एसईओ एरिन अचानक गिर पड़ती है, पूरी तरह थकी और आगे बढ़ने में असमर्थ। वह जोर जोर से बॉडीगार्ड से शिकायत करती है, जो उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है ताकि पीछा कर रहे गुंडे उन्हें पकड़ न सकें। वह उसे सहारा देते हुए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह बार बार शिकायत करती रहती है कि उसकी तीर की चोट अभी भी बहुत दर्द दे रही है। बॉडीगार्ड बताता है कि असली शरीर को नुकसान नहीं होगा अगर वे गेम में जीवित रह पाए। एरिन खुद को संभालती है और दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी एक खराब आवाज हवा में गूंजती है जो उन्हें बुलाती है। वे दोनों ठिठक जाते हैं, मुड़कर देखते हैं और घबराए हुए हैं उन गुंडों को देखते हैं जो पीछे से आ रहे हैं, जिनकी अगुवाई योंगमिन खुद कर रहा है। बॉडीगार्ड चुपचाप उस नाटकबाज अभिनेत्री को कोसता है कि उसने इतना समय बर्बाद किया और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जानते हुए कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। यंगमिन ने बॉडीगार्ड को ताना मारा, उसे डूफस बूमर कहकर मजाक उड़ाया कि उसे लगता है वो सबको अकेले हरा सकता है। बॉडीगार्ड ने टॉक नो जुत्सु लगाते हुए कहा कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन योंगमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि वे सच में कुछ गलत नहीं कर रहे, जिससे दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं। फिर गुंडे असली वजह बताते हैं कि वे खूबसूरत लड़की को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। मसल ने थोड़ा दिमाग लगाया और समझा कि वे उसका पीछा नहीं कर रहे। गुंडे खुलेआम उसकी शक्ल देखकर ललचा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह अभिनेत्री है या बस उसकी जैसी दिखती है, और एरन बस डर के मारे घूरता रह जाता है। यंगमिन घमंडी होकर बॉडीगार्ड को कहता है कि अगर वह अभी मुड़कर चला गया तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बॉडीगार्ड एक पल रुकता है, सोचता है कि अगर उसे पता होता कि वे असल में क्या चाहते हैं तो शुरू से ही उसे छोड़ देता, क्योंकि मरने का कोई जल्दी नहीं है। लेकिन एक ख्याल उसे सताता है कि बॉस के सामने कैसे जाएगा अगर उसने उसे छोड़ दिया, और यही डर उसे सब कुछ दांव पर लगाने को मजबूर करता है। यंगमिन ताने मारता रहता है, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन बॉडीगार्ड आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है कि यह सब गैरकानूनी है। गुंडे मसल पूछता है कि कौन से कानून लागू होंगे और किसके पास शिकायत जाएगी। यंगमिन उसे और ताना मारता है, पूछता है कि वह सबूत कैसे देगा या बाद में उसे कैसे ढूंढेगा। बॉडीगार्ड परेशान होता है, लेकिन अंदर से जानता है कि योंगमिन की बातों में सच्चाई है। जब धमकी काम नहीं आई तो वह सीधे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुक्का मारने वाला होता है, दूर से एक शख्स उसकी नज़र में आता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। रयू पेड़ से टिका हुआ आता है, अपनी ऑरा को काबू में रखते हुए। उसकी अचानक मौजूदगी सबको चौंका देती है। ब्लैक स्कायद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। यंगमिन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रयू उसे रोकता है
और दोनों से उनकी स्थिति पूछता है। बॉडीगार्ड तेजी से बताता है कि गुंडे औरों के पीछे हैं और रयू से मदद मांगता है, बाद में उसका बदला चुकाने का वादा करते हुए। रयू योंगमिन की तरफ देखता है, जो दबाव में पसीना पसीना हो जाता है, और पूछता है कि क्या यह सच है। यंगमिन उसे टालने की कोशिश करता है, कहता है कि अपना काम देखो, लेकिन रयू मानने वाला नहीं है। उसका ऑरा डरावनी रोशनी से चमकने लगता है और वह कहता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं। गुंडे डर के मारे उस काले आग को देखते हैं, लेकिन योंगमिन हिम्मत करके सवाल करता है। ह्यू ठंडी नजरों से अपनी साइड दिखाता है और कहता है कि वह मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। यंगमिन पूरी तरह डर जाता है, सोचता है कि रयू इस स्थिति को कैसे संभालेगा। बॉडीगार्ड और कोरान राहत की सांस लेते हैं और ब्लैक साइड का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन रयू अभी संतुष्ट नहीं है। वह खुद के लिए भी कुछ चाहता है और खाली हाथ जाना नहीं चाहता। वह सोचता है कि माँ क्यों रॉक के अधीनस्थ को बचाकर वह कुछ कीमती फायदे कमा सकता है, जो उनके बीच मजबूत रिश्ता शुरू करेगा। और असल बात यह है कि उसे गुंडों से कभी पसंद नहीं था, तो उन्हें हराना तो बस बोनस है, एक तीर से दो शिकार। गुंडे घबरा कर पीछे हटने की धमकी देते हैं जब रयू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। रयू थोड़ी देर रुकता है, मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वे सिर्फ शोर मचा रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। यंगमिन जल्दी समझ जाता है कि रयू के खिलाफ उसकी कोई उम्मीद नहीं है। वह याद करता है कि कैसे उसने उन गोब्लिन्स को मार डाला और पहला स्थान हासिल किया। वह जानता है कि जो उसे देख चुका है वो ही बेवकूफ़ होगा जो उससे लड़ने की हिम्मत करेगा। रयू फिर ताना मारता है और उनसे सच बोलने की मांग करता है। यंगमिन सोचता है कि क्या रयू उसे छोड़ देगा, लेकिन रयू कहता है कि अगर वे कुत्तों की तरह रेंग कर माफ़ी न मांगे तो वह इसे नहीं मानेगा। मसलेट समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि रयू बस उनका मजाक उड़ा रहा है और चाहता है कि वह घुटने टेके जब उसके दोस्त और एसईओ देख रहे हों। यंगमिन पीछे हटने का मन करता है, भले ही उसकी शान दांव पर लगी हो। तभी एक कमज़ोर विचार उसके दिमाग में आता है और वह खुद को मनाता है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि वह हमारे लड़के को आसानी से कुचल सकता है। गलत भरोसे से भरा, वह मैन को खुलेआम गाली देता है और चेतावनी देता है कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई के लिए तैयार रहना चाहिए। डोंगमिन अब गुस्से में रयू की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अपनी जगह चला जाए क्योंकि अब उसे मार दिया जाएगा। मसलेट करीब आकर सोचता है कि वह दूरी कम कर सकता है, इतना कि वह रयू के सिर पर एक वार कर सके। यकीन करता है कि एक सही वार से ब्लैक साइड को हराना आसान होगा। यंग मैन लगभग जीत का स्वाद चख रहा होता है, लेकिन अचानक वो चौंक जाता है जब मिन अचानक अपनी साइड वापस रख देता है और पूछता है कि अब क्या करेगा। रयू मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उसने हथियार इस्तेमाल किया होता तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती, इसलिए उसने चीजें बराबर की। मसलेट उलझन में मुस्कुराता है, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है जब रयू उसकी नजरों से गायब हो जाता है। रयू पूरी रफ्तार से योंगमिन की तरफ भागता है, जो हंसता है और सोचता है कि नंगे हाथों की लड़ाई उसके पक्ष में होगी। मसलेट एक जोरदार वार करता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि रयू इसे आसानी से बचा लेता है। यंगमिन कुछ सोच पाता उससे पहले रयू अपना घुटना उसके पेट पर मार देता है, जिससे वह दर्द से झुक जाता है और वह पीछे की ओर उड़ता चला जाता है। दिमागी तौर पर कमजोर लड़का दर्द से कराता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रीव्स के लिए गालियां निकालता है। ब्लैक स्काइथ इससे प्रभावित हुए बिना उस गुंडे के पास आता है और उसकी गाली के लिए उसे सजा देता है, चेहरे पर एक क्रूर और बेरहम किक मारकर। ये एक तरफा पिटाई यहीं खत्म नहीं होती। रयू उस गुंडे की कॉलर पकड़कर उठाता है और बार बार जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी आवाज गूंजती है। यंगमिन हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि रयू उसे इतनी ताकत से कैसे मार रहा है, जैसे वो कोई जैक हैमर हो। तभी उसे एहसास होता है कि रयू सिर्फ उसके बराबर ही नहीं, शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर है। यंगमिन सोचता है कि भले ही रयू के पास स्ट्रेंथ रन नहीं है, फिर भी वो इतनी ताकत कैसे पा गया, क्योंकि वो जमीन पर गिर चुका है, पूरी तरह पिट चुका है। रयू वहीं खड़ा है और अपने काम को देख रहा है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि गुंडे छुपकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक गुंडे ने एक ताकतवर तीर छोड़ा, जिस पर एरिन जोर से चिल्लाती है और रयू से कहती है कि वह इसे बचाए। अपने जबरदस्त पावर के बावजूद रयू आसानी से उस तीर से बच निकलता है, गुंडे को घबराहट में छोड़ देता है, जो जल्दी से दूसरा तीर तैयार करता है। रयू बाएं दाएं तेजी से मूव करता है और हर तीर को परफेक्टली बचाता है। फिर वो तेजी से दूरी घटाता है और तीरंदाज के पास पहुंच जाता है। वो सीधे उसके सामने खड़ा होता है, उसकी कला की तारीफ करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि जो भी भगवान वो पूजा करता है उसे अब दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी किस्मत खत्म हो चुकी है जब से उसने रायू से सामना किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के रायू अपनी साइथ से वार करता है और तीरंदाज को एक साफ कट के साथ घायल कर देता है, जिससे दर्द की आवाज हवा में गूंजती है। बाकी गुंडे घबरा जाते हैं, लेकिन अपनी साथी की हालत देखकर भी वो रायू को चुनौती देने की गलती करते हैं। उनमें से एक पागल की तरह चिल्लाते हुए चाकू लेकर रयू पर दौड़ता है, कहता है कि वो उसकी जान ले लेगा, लेकिन रायू शांत रहता है, गुंडों की बातों से प्रभावित नहीं होता।
एक साधारण मूव में वो अपनी स्किल सील ऑफ डेथ एक्टिवेट करता है और अपनी बड़ी साइथ घुमाता है। उसकी आंखों में एक मौत जैसी ठंडक चमकती है और ब्लेड हवा को चीरते हुए गुंडे को बिल्कुल भी मौका नहीं देता। साइथ उसके पैरों को मक्खन की तरह काट देती है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है जैसे डोमिनो, और उसका दोस्त डर के मारे वहीं जम जाता है। घबराया हुआ वो कटे हुए अंगों को देखता रहता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रियो अपनी साइथ उठाकर उस पर झपटता है। चूंकि उसका हथियार पहले से ही निकला हुआ है, रियो शांत होकर पूछता है कि क्या वो अपने की सजा भुगतने को तैयार है। फिर तेजी से एक वार करता है, जिससे गुंडे का हाथ साफ कट जाता है और वो दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है। रियो एक नज़र परिणाम पर डालता है और खुद से सिर हिलाता है, ये देखकर कि उसका वार इतना ताकतवर था कि बिना किसी नुकसान के कवच को भी काट दिया। गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े हैं और रियो उनके ऊपर खड़ा है। जो लड़ाई उसने देखी वो उसके लिए एक आसान सफर जैसी लगी। हालांकि उसके दुश्मन गिर चुके हैं, लेकिन तूफान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रियो आगे बढ़ता है, उन्हें इतना डराने की मंशा से कि वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत न करें। पूरी तरह से तबाह हो चुके गुंडे रियो से रुकने की भीख मांगने लगते हैं, मौत के डर से। लेकिन रियो उनसे कहता है कि मजबूत बनो और अपनी साइथ साफ करता है, जिससे उनमें से एक की तो बस उसकी मौजूदगी से ही रूह कांप जाती है। इतना कहकर रियो तय करता है कि अब इन्हें और परेशान नहीं करेगा और अपनी निगाह योंगमिन पर लगाता है, जो चुपके से भागने की कोशिश करता है। रियो तुरंत उसका सिर घुमाकर साफ और जोर से कहता है कि छुपना तुझे बचाएगा नहीं, क्योंकि चाहे तू कहीं भी भागे, अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। ब्लैक स्कायत फिर से अपनी ब्लेड नीचे गिराता है और गुंडे के हाथ को काट देता है, जिससे गुंडे के दर्द से चीख निकलती है। रियो की नज़र हिम जैसी ठंडी होती है और वो उसे कमज़ोर कहता है, दर्द सहन करने में असफल। जो कुछ ये बदमाश पहले कर चुके थे, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वो गुंडे को एक पल भी सांस लेने या समझने का मौका नहीं देता कि क्या हुआ, और बिना रुके बाकी अंग भी काट देता है, जिससे दोनों खड़े रह जाते हैं, उस भयानक नज़ारे को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध। उसके दिमाग में बॉडीगार्ड ये स्वीकार नहीं कर पाता कि रियो दुश्मनों को इतनी बेरहमी से पीट रहा है जो पहले ही हार मान चुके हैं, जबकि बाकी लोग इसे पागलपन समझ सकते हैं। लेकिन उसकी शांत और फोकस्ड अदा बॉडीगार्ड को हैरान करती है, उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि रियो अपने बॉस के बराबर है। बॉडीगार्ड हकीकत में वापस आता है। जब रियो पूछता है कि क्या दोनों ठीक हैं, बॉडीगार्ड उनकी तरफ से फिर से धन्यवाद देता है और रियो उन्हें बताता है कि गुंडों की अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे मानसिक या शारीरिक रूप से हिल नहीं सकते, इसलिए उनके लिए बस वोट देना बाकी है जब वक्त आएगा। दोनों आभार जताते हुए सिर झुकाते हैं, लेकिन एरन हिचकिचाते हुए पूछती है, अगर गुंडे अकेले ही खून बहा रहे हैं तो क्या होगा? रियो कहता है कि इसे किस्मत पर छोड़ दो, और सोचता है कि वो अपनी नरम दिल वाली सोच में बहुत कमज़ोर है। उसे जिज्ञासा होती है कि वो अपने हमलावरों की इतनी परवाह क्यों करती है, और क्या इसका संबंध उसकी गुड गर्ल इमेज बनाए रखने की इच्छा से है। बॉडीगार्ड उसकी सोच को रोकता है और हाथ उठाकर कुछ पूछता है। वो सवाल करता है रियो के गुंडों को छोड़ने के फैसले पर, और गुंडों के शब्द दोहराता है कि दूसरों की जान लेना इस दुनिया में कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, जिससे यंग मिन की रूह कांप उठती है। रियो उस सवाल पर मुस्कुराता है, बॉडीगार्ड की समझदारी देखकर खुश होता है और जवाब देता है कि उन्हें खत्म करना उसके लिए कोई फायदा नहीं। बॉडीगार्ड कुछ कहने लगता है कि शायद वे बाद में उसके पीछे आ सकते हैं, लेकिन रियो उनके डरे हुए चेहरे को देखकर असहमत होता है और कहता है कि वे अब और परेशानी नहीं करेंगे। वो समझाता है कि उन्हें खत्म करना नुकसानदायक होगा, क्योंकि प्रतियोगियों की संख्या कम होने से आगे चलकर खिलाड़ियों के लिए जगह कम हो जाएगी। यंग मिन को ये बात समझ आती है और वो यकीन नहीं कर पाता कि रियो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दिमागदार भी है। वो चुपचाप उसे देखता है, उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों से प्रभावित होकर बॉडीगार्ड अनिच्छा से रियो की बात मानता है कि इन कचरों को छोड़ देना चाहिए। अपने काम से संतुष्ट होकर रियो जाने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड और सयू अरण उसे रोकते हैं और अपना अकाउंट डिटेल मांगते हैं ताकि वो उसकी मदद का भुगतान कर सकें। रियो आराम से कहता है कि इसकी चिंता मत करो और आत्मविश्वास से चलता बनता है, जिससे दोनों दंग रह जाते हैं कि उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा। बॉडीगार्ड सोचता है कि उसे ये बात अपने बॉस को तुरंत बतानी चाहिए। तभी अचानक उसे युवकों की दर्दनाक कराह सुनाई देती है। लगता है जैसे किसी ने उन्हें बैट से सीधे नीचे मारा हो। बॉडीगार्ड उन्हें वहीं खत्म कर देने को मन करता है, लेकिन वो ब्लैक साइथ की सलाह मानकर आगे बढ़ता है। वो गंदी निगाह से एक गुंडे को देखता है और फिर अरण को वहां से बाहर ले जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ साफ जगह पर भीड़ खूब गरमाई हुई है। हर कोई जॉन का प्रतिनिधि बनने के लिए लड़ रहा है। चीखें जल्दी ही गालियों में बदल जाती हैं, लड़ाई की धमकियां फैल जाती हैं, जिससे बाकी दर्शक बीच बचाव करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं
कि वे बेहतर नेता हैं जो दबाव में भी शांत रह सकते हैं। एक तो ये तक कहता है कि उसका पिता राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन बाकी लोग शक करते हैं क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इस हंगामे के बीच एक करिश्माई आवाज उन्हें लड़ाई छोड़ने को कहती है और टाइमर की तरफ ध्यान दिलाती है। बच्चों जैसी झगड़े में वक्त बर्बाद न करने को कहती है। जिज्ञासु खिलाड़ी उस रहस्यमयी शख्स से पूछते हैं जिसके बाल मिंट आइसक्रीम जैसे हैं कि क्या उसके पास जल्दी समाधान का कोई तरीका है। उसका आत्मविश्वासी जवाब सबको चौकन्ना कर देता है और वो अंदर ही अंदर उनकी भोली भाली सोच पर हंसता है। ये साफ दिखता है कि उसकी पावर्स पिछली बार की तरह रून ऑफ परसुएजन की वजह से काम कर रही हैं। चोमन को याद आता है जब उसने पहली बार अपनी पावर पाई थी और तुरंत सोचता है कि उसे धोखा मिला है, क्योंकि उस वक्त उसे इसका कोई फायदा नहीं दिखता था और वो सोचता था कि ये स्किल मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करेगी, इसलिए उसकी हालत खराब होगी। जैसे ही ये सोच दिमाग में बैठती है, उसे तेज आइडिया आता है जब वो देखता है कि बाकी खिलाड़ी गोबलिन को जमीन पर दबाए हुए हैं। वो एक बेतरतीब एनपीसी की तरफ इशारा करता है और सबको भरोसेमंद आवाज में कहता है कि वे उस डैमसेल इन डिस्ट्रेस को बचाने चलें। ग्रुप बिना देर किए भाग पड़ता है, अपने शिकार छोड़कर बस हीरो बनने की जल्दी में। भीड़ जब साफ हो जाती है, चोमैन मॉन्स्टर्स को खत्म करता है और अपनी 100 किल्स पूरी करता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आती है और वो जॉन लीडर बनने के मौके को लेकर उत्साहित होता है। वहीं चोमैन कहता है कि पहले 5 या 6 उम्मीदवार चुनो, फिर वोटिंग करो। दिमाग में बंधे खिलाड़ी सहमति में सिर हिलाते हैं और ये नियम सही लगते हैं। तो मिंट बॉय नाम चुनना शुरू करता है और बाकी से कहता है कि वो किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति का नाम बताएं। एक मोटा नोबल प्लेयर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चोमैन उसे रोक देता है और उसकी दलीलों को खारिज कर देता है। अगर खुद का नाम मन से स्वीकार किया जाता तो हर कोई ऐसा करता। वो उस घमंडी खिलाड़ी को बिना सोचे समझे टाल देता है। सभी बिना सवाल किए नियम मान लेते हैं और चोमैन अपने आप में हंसता है ये सोचकर कि लोग कितने आसानी से धोखा खा जाते हैं। भीड़ में उलझन फैल जाती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि किसे वोट देना चाहिए। लेकिन मिंट चोमान ने पहले ही ये सब सोचा होता है और जानता है कि लोग सबसे अलग दिखने वाले को चुनेंगे। एक खिलाड़ी फंस जाता है और ब्लू हेयर्ड प्लेयर को नामांकित करता है, उसकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कि वो भीड़ को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है। चोमन मासूमियत का नाटक करता है, जबकि खिलाड़ी उसकी मंजूरी पर खड़े रहते हैं, बिना ये जाने कि वो सीधे चोमैन की चाल में फंसा है। वो उस खिलाड़ी का थैंक यू करता है, एक घमंडी मुस्कान के साथ आसान सेटअप के लिए शुक्रिया अदा करता है, फिर पूछता है कि क्या किसी के पास और उम्मीदवार है। एक खिलाड़ी ब्लैक साइथ का नाम लेता है, जो पूरी तरह सही लगता है क्योंकि उसने पिछली राउंड में पहला स्थान लिया था। 2 और आवाजें उठती हैं, पिछली राउंड के दूसरे और तीसरे स्थान पाने वालों के नाम बताती हैं। 4 उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। चोमन आखिरी बार पूछता है कि क्या कोई और नाम है, लेकिन भीड़ शांत रहती है। वो ताली बजाकर चयन खत्म करता है और उम्मीदवारों को आगे बढ़कर भाषण देने को कहता है। खुद को बहुत चालाक समझते हुए वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, ये मानते हुए कि उसने पूरी भीड़ को मूर्ख बना दिया है। मिंट बॉय भाषण शुरू करता है, लेकिन एक बार में ही किसी की चिल्लाहट सुनकर रुक जाता है कि अपना मुंह बंद करे। वो रुककर सिर घुमाता है, उलझन में कि आवाज कहाँ से आई। जो जुंगकुक, जिसे लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री के नाम से जाना जाता है, नजर आता है और तेज नजरों से उसके पास आता है, जैसे कि वो यहाँ अच्छा व्यवहार करने नहीं आया। गुस्से में जो पूछता है कि चौको बॉय ने क्या चाल चली है। मिंट बॉय बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे अनसुना कर देता है और पूछता है कि चॉकलेट मैन को कौन लीडर बनाया, क्यों उसे सब कुछ तय करने का हक है। मिंट चॉकलेट घबराता है क्योंकि लगता है जो ने उसकी चाल पकड़ ली, लेकिन जल्दी खुद को यकीन दिलाता है कि शायद ये सिर्फ एक मौका था। जो लगातार दबाव बनाता रहता है और उसकी झूठ पकड़ लेता है तो चॉकलेट मैन पलटवार करता है, जो कि पृष्ठभूमि और शिष्टाचार की कमी पर तंज कसता है। अपनी पावर्स काम करें, इस उम्मीद में मिंट बॉय माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वो गलत बटन दबा देता है। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री टूट जाता है और धमकी देता है कि वो उसे खत्म कर देगा। अब रोकना नामुमकिन है। वो सदमे में ठिठक जाता है जब समझता है कि उसकी स्किल ब्रूट पर कोई असर नहीं कर रही, लेकिन जो अब उसकी परवाह नहीं करता और भीड़ की तरफ देखता है, गुस्से से कहता है कि वो उसे वोट दें वरना पछताएंगे। मिंट बॉय पलटवार करता है, उसे बेवकूफ़ कहता है और कहता है कि कोई भी समझदार इंसान उसके पीछे नहीं जाएगा और उसे चुपचाप भागने को कहता है। कुछ देर के लिए जो चुप हो जाता है, फिर अचानक आगे बढ़कर चॉकलेट मैन की गर्दन पर एक चाकू साफ से घोंप देता है। चॉकलेट बॉय कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन खून इतना तेज बहता है कि शब्द बन नहीं पाते। वो गले को पकड़कर हताश होता है। जो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि विरोध करना मूर्खता थी और बेबस खिलाड़ी धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।
मिस्टर डॉक्यूमेंट्री बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है और बताता है कि जो भी सुनने से इनकार करेगा उसकी यही हालत होगी। भीड़ में दहशत फैल जाती है और सब जो मैन के बेहोश शरीर को देखते रह जाते हैं और वह जो को चिल्लाते हुए उसे हत्यारा कहता है। जो को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी तलवार उठाता है और बहादुर किसी को भी चुनौती देता है जो उससे लड़ना चाहे। एक खिलाड़ी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और बेवजह बातें करता रहता है, जिससे मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को बहाना मिल जाता है। चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान फैल जाती है। वह दौड़ता है और कुछ खिलाड़ियों को काट देता है जो बोलने की हिम्मत करते हैं। खून से जगह लाल कर देता है। उसका चेहरा पूरी तरह पागलपन में बदल जाता है और वह बिना किसी रोक टोक के किसी को भी खत्म करने के मजे में खो जाता है। उसके लिए यह अराजकता किसी स्वर्ग से कम नहीं, जहां वह जो चाहे कर सकता है। तलवार से खून टपकाते हुए वह फिर से इसे उठाता है और किसी को भी चुनौती देता है, लेकिन भीड़ डर के मारे हिल नहीं पाती। गैंगस्टर सोचता है कि अब कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा और वह प्रतिनिधि बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके दिमाग में जैसे ही वह सत्ता संभालेगा, बस एक काम बाकी होगा, ब्लैक साइथ को 2 हिस्सों में बांटना, जैसे आईफोन 6, क्योंकि रयू हटते ही कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इसी बीच रयू अंक जुटाने के लिए मेहनत करता रहता है, लगातार मॉन्स्टर्स को मारते हुए, अपनी रन और बफ से हर फायदा निकालते हुए। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसे लेवल 16 पर पहुंचने पर बधाई देता है, लेकिन वह परफेक्शनिस्ट इससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि प्रगति धीमी हो गई है। और भले ही वह 100 मॉन्स्टर्स प्रति घंटे की रफ्तार से मार रहा हो, उसने सिर्फ 6 लेवल बढ़ाए हैं। कम से कम छोटे मॉन्स्टर्स को मारना अब आसान हो गया है। अब उसके पास ग्रिम रीपर और स्लॉटर रन दोनों हैं। रयू समय देखता है और पता चलता है कि 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो वह सोचता है कि वापसी का वक्त आ गया है, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले ऊपर से सुनहरी रोशनी चमकती है और उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। सभी खिलाड़ियों को तुरंत शुरुआती जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। बॉडीगार्ड और आरोन जुकुंग, जो कि पीछे छोड़ी गई तबाही और अराजकता को देखकर पूरी तरह हिल जाते हैं। रयू स्थिति समझने की कोशिश करता है और सोचता है कि जो का जुकुक गैंग का लीडर होना तो साफ है, एक अनुभवी फाइटर जो हमेशा लोकल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहा है। हालांकि उसकी शख्सियत खराब है, लेकिन वह सोचता है कि ऐसे अस्थिर इंसान से सही वक्त पर निपटना जरूरी है। और तभी वह पागल आदमी आराम से उसके पास आ जाता है। रयू पूछता है कि वह क्या चाहता है। जो जवाब देता है कि ब्लैक साइथ को उसके अधीन काम करना चाहिए, वरना अगर वह नहीं चाहता तो मरे। रयू इसे अपमान समझता है और जवाब देता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जो को घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। जो बात समझ नहीं पाता और प्रतिनिधि बनने की बात करता रहता है, लेकिन रयू उसे तुरंत चुप कराता है, अपनी साइड निकालता है और पूछता है कि क्या मरने के बाद उसने बेहतर सुना। जो दंग रह जाता है, हथियार देखकर समझ जाता है कि उसने गलत आदमी को टक्कर दी है। रयू अपनी बात साफ करता है और जवाब मांगता है, लेकिन गैंगस्टर हठीला रहता है, कहता है कि यंग इट गैंग का लीडर किसी के सामने नहीं झुकता और चुनौती देता है। रयू उसकी हिम्मत को मानता है, लेकिन अब खेल खत्म करने का वक्त है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि बहुत से लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, खासकर वोट सुरक्षित करने के लिए। तो वह सोचता है कि बेहतर होगा जो को प्रतिनिधि बनने देना, ताकि अगली बार वह पीछे से सबको कंट्रोल कर सके। तभी उस एंजल का प्रवेश होता है। सभी का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ चला जाता है। रयू मौका पाकर गैंगस्टर से फुसफुसाता है कि इस बार उसे भाग्यशाली समझो और अपनी जान बचानी हो तो अपनी पीठ संभाल के रखना। जो अब थोड़ा राहत की सांस लेता है, समझता है कि मौत से कितना बचा, और कसम खाता है कि प्रतिनिधि बनकर बदला लेगा। एंजल भीड़ को देखती है और पूछती है कि क्या इंसानों ने प्रतिनिधि चुन लिया है। वह थोड़ी हैरान लगती है कि सब इतना अराजक हो गया, लेकिन कहती है कि उनके मरने या जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ कीड़े हैं। फिर वह वोटिंग प्रक्रिया शुरू करती है और सभी के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन आती है। समझाती है कि वोट करने के लिए बस उस व्यक्ति को घूरो जिसे तुमने चुना है और वोट करने के बारे में सोचो, और चेतावनी देती है जो 5 मिनट में वोट नहीं करेगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। खिलाड़ी किसी एक पर नजरें टिकाने लगते हैं और जो तुरंत सोचता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लोग वास्तव में उसे नहीं देख रहे, वह धमकी देना शुरू कर देता है कि जो उसके लिए वोट नहीं करेगा उसकी मौत तय है। काउंटडाउन खत्म होता है और हर खिलाड़ी अपना वोट डाल देता है। आधिकारिक तौर पर राउंड खत्म हो जाता है। एंजल टैली बोर्ड दिखाती है और बताती है कि जो लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री के नाम से जाना जाता है, चुनाव में मुश्किल से जीत पाया है, जबकि ब्लैक साइथ दूसरे नंबर पर रहा। गैंगस्टर विश्वास नहीं कर पाता और भीड़ को घूरता है, सोचता है कि कौन से गद्दारों ने ब्लैक साइथ को वोट दिया होगा। एंजल समय बर्बाद नहीं करती और जो को लोकल मैप का आधिकारिक प्रतिनिधि घोषित करती है और उसे कमांड राइट की क्षमता देती है, जिससे वह 10 खिलाड़ियों को नियंत्रित कर सकता है। जो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वह नए पावर का इस्तेमाल करके बदला लेने का सपना देखता है,
लेकिन उसके सपने तब टूट जाते हैं जब वह नियमों को पढ़ता है और पता चलता है कि यह स्किल सिर्फ 10 टर्न्स तक चलता है, एक बार में केवल एक कमांड जारी कर सकता है और जो भी प्रोफेशन अनलॉक कर चुका है उसके खिलाफ बिल्कुल बेकार है। फिर एंजल एक और बड़ा सच बताती है कि इस मैप में एक हिडन क्वेस्ट था जिससे खिलाड़ी वोटिंग राउंड शुरू होने से पहले प्रोफेशन अनलॉक कर सकते थे। सब हैरान होते हैं और एंजल समझाती है कि यह साइड क्वेस्ट तब खुलता अगर कोई खिलाड़ी लेवल 10 तक पहुंचता। भीड़ शिकायत करने लगती है कि उन्हें कभी लेवल अप करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आसपास शायद ही कोई मॉन्स्टर था। लेकिन एंजल बस निराश नजर आती है और कहती है कि जंगल हमेशा मॉन्स्टर से भरा हुआ था। हालांकि वह इसे थोड़ा नरम करते हुए बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 लोगों ने ही साइड क्वेस्ट पूरा किया है। फिर वह बताती है कि उनके लोकल मैप का कोई खिलाड़ी भी प्रोफेशन हासिल करने में कामयाब रहा है और साइड क्वेस्ट के रिजल्ट दिखाते हुए वो बताती है कि फिर से ब्लैक साइट ने पहला स्थान हासिल किया है लोकल मैप और पूरी दुनिया दोनों में, और उसे रीपर का प्रोफेशन मिला है। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं, तुम पर, जो पूरी डिसबिलीफ के साथ खड़े होते हो, जबकि वह बेफिक्र होकर एक पोज मारता है और उनकी रिएक्शन से थोड़ी सी ऑरा बना लेता है। लोग सोचने लगते हैं कि रीपर प्रोफेशन का असल मतलब क्या हो सकता है, और कुछ लोग शायद उसे वो स्काइथ इसलिए मिला होगा, जबकि जो बस हैरान खड़ा रहता है क्योंकि उसने तो ब्लैक स्काइथ को अपनी कमांड से मराने की योजना बनाई थी, लेकिन अब समझता है कि वो उस पर काम ही नहीं करेगी। फिर एंजल समझाती है कि रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि खिलाड़ियों ने साइड क्वेस्ट कितनी जल्दी पूरा किया, और वह सच में इम्प्रेस्ड लगती है कि न सिर्फ रयू ने प्रोफेशन अनलॉक किया बल्कि पूरी वर्ल्ड मैप में पहला स्थान भी हासिल किया। वह सोचने लगती है कि क्या उसका नाम और उसका प्रोफेशन एकदम परफेक्ट मेल होना बस एक कोइंसिडेंस है, या शायद वह पहले से जानता था कि ये इतना मायने रखेगा। रयू मुस्कुराते हुए कहता है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस है और उसे पता है कि एंजल्स असल में इस प्रोफेशन के कंडीशंस नहीं जानते। लोग इस बात को मज़ेदार समझते हैं और सोचते हैं कि क्या ये वही होता है जिसे ह्यूमंस फेट कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि अब वह कमांड के लिए इम्यून हो चुका है ना, जो बाकी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सरप्राइज होती है। जब सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो वह बताती है कि जिसने भी प्रोफेशन अनलॉक किया है उसे रिप्रेजेंटेटिव कमांड नहीं दे सकता, और जैसे ही ऐसा लगता है कि बात खत्म हो गई, वह जोरदार तरीके से थक की पूरी योजना ध्वस्त कर देती है, जैसे उसका इंतजार कर रही हो, बताते हुए कि वह कमांड कुल मिलाकर सिर्फ 10 बार ही इस्तेमाल कर सकता है, जिससे खिलाड़ियों को राहत मिलती है। वहीं जो गुस्से से अपने दांत पीसता रहता है। एंजल आखिरकार रयू की तरफ मुड़ती है और साइड क्वेस्ट पूरा करने और दुनिया में पहला स्थान पाने के लिए पुरस्कार देती है, जिसमें एक लो टियर आर्मर टिकट और एक स्पेशल रिवॉर्ड चेस्ट होता है। वह आर्मर टिकट रिडीम करता है और 3 तरह के आर्मर में से चुनने का ऑप्शन मिलता है। तीनों में से चुनने का मौका मिलता है। वह स्किल्ड हंटर का लेदर आर्मर चुनता है क्योंकि इसमें डिफेंस और एजिलिटी का बेहतरीन बैलेंस होता है, और स्पेशल रिवॉर्ड चेस्ट में उसे एक्सपी बफ 3000 गोल्ड और अगले राउंड की जानकारी में से चुनना होता है, और जानते हुए कि आने वाले स्टेज में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस बफ चुनता है। अब जब पुरस्कार बांट दिए गए हैं, एंजल सभी को वापस असली दुनिया में भेज देती है और कैजुअली अनाउंस करती है कि अगला राउंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। यंग मैन बिस्तर में पूरी तरह से हिलकर जागता है और फिर महसूस करता है कि उसके हाथ पैर अभी भी वैसे ही हैं, और वह राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे पता है कि गेम में जो चोटें लगी हैं वो असली दुनिया में नहीं रहेंगी जब तक वह जिंदा है। वह दांत पीसता है और कसम खाता है कि वह फिर कभी ब्लैक साइट से नहीं भिड़ेगा, यहाँ तक कि उसके करीब भी नहीं जाएगा। होटल में बॉडीगार्ड सयो अहरेन की तारीफ करता है कि उसने अच्छा किया, हालांकि वह माना कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और सच में उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देती है। वह शांत रहता है और कहता है कि वह बस अपना काम कर रहा था। एरन फिर उसकी इच्छा के बारे में बात करता है कि वह ब्लैक साइट को धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। बॉडीगार्ड कहता है कि ब्लैक साइट को ढूंढ पाना लगभग असंभव है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, और चूंकि उसने कंपेंसेशन के लिए बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं दिया, इसलिए वह खुद को छुपाना चाहता है। शायद उसे पता है कि उसकी आइडेंटिटी कुछ ऐसे ट्रेस हो सकती है। वह सुझाव देता है कि अगले राउंड में ब्लैक साइट को कोई आइटम देना एक अच्छा तरीका होगा धन्यवाद जताने का, जिससे सायो एरन भी सहमत हो जाती है। बॉडीगार्ड उसे गुड नाइट कहता है और अगली ही बात होती है कि वह एलिवेटर में होता है। हेवनली डीमन को कॉल करता है और पूछता है कि वह अभी तक जागा क्यों है, तो हेवनली डीमन बताता है कि वह अभी जागा है। दूत कहता है कि उसे बस एक ड्रिंक चाहिए थी। बॉडीगार्ड उसे डार्क नाइट प्रोफेशन मिलने पर बधाई देता है। फिर हेवनली डीमन उनकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। बॉडीगार्ड बताता है कि वह और एरन लेवल 8 तक ही पहुंच पाए क्योंकि बीच में घायल हो गए। हेवनली डीमन दिलचस्पी दिखाता है और बॉडीगार्ड कहता है
कि वह इस मामले की रिपोर्ट करने वाला है। पूछता है क्या हेवनली डीमन के पास समय है। जब उसे पता चलता है कि बात ब्लैक साइथ की है तो वह कहता है कि होटल आकर बात करें। रयू दूर से देखता है कि बॉडीगार्ड अपनी कार में बैठता है और जल्दी ही समझ जाता है कि वह हेवनली डीमन से मिलने जा रहा है। कुछ समय पहले वह अपनी ट्रैकर एबिलिटी से बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा था और सिस्टम ने दिखाया कि वह पास में है, लेकिन फिर जब दूरी तेजी से बढ़ने लगती है तो रयू समझ जाता है कि बॉडीगार्ड कहीं जा रहा है। सोचता है कि शायद वह हेवनली डीमन से मिलने जा रहा है, तो वे खुद जाकर देखना चाहता है। होटल में हेवनली डीमन डार्क नाइट प्रोफेशन की तारीफ करता है कि यह कितना परफेक्ट है। अपने पेट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देता है, लेकिन जानता है कि रिपोर्ट सबसे पहले आनी चाहिए और बैठकर ब्लैक स्काइथ के बारे में सोचने लगता है कि रिपोर्ट उससे जुड़ी क्या हो सकती है। सबसे बुरा सोचते हुए हेवनली डीमन तुरंत मान लेता है कि प्रोटागोनिस्ट ने उसके मैनेजर को हमला किया है और सांग चाओल से बदला लेने की ठानी है। उसके लिए मैनेजर पर हमला मतलब खुद पर हमला है, और वह कहता है कि जो भी उसकी राह में आएगा उसे तोड़ देगा। तभी और वह पक्का कहता है कि जो भी उसकी राह में आएगा उसे तोड़ कर रहेगा। ठीक उसी वक्त बॉडीगार्ड दरवाज़ा खटखटाता है और हेवनली डीमन उसे अंदर आने देता है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि वो ठीक है, ये सब हेवनली डीमन की वजह से है। हेवनली डीमन जवाब देता है कि वो तो बॉडीगार्ड के सामने कहीं भी नहीं है। बॉडीगार्ड उसकी तारीफ करता रहता है। बॉडीगार्ड कहता है कि उसका होना ही काफ़ी है, जिस पर हेवनली डीमन तुरंत उसे पकड़ता है और बैठने को कहता है। बॉडीगार्ड उसकी जिंदगी बचाने पर बधाई देता रहता है, जिसे हेवनली डीमन मामूली बात समझता है। फिर वो हिम्मत दिखाते हुए फिर से बधाई देता है कि उसने एक प्रोफेशन हासिल कर लिया और इसे बस किस्मत मानता है। बॉडीगार्ड कहता है कि किस्मत आदमी पर निर्भर करती है और दुनिया में दूसरा नंबर पाना कितना मुश्किल है। वो बताता है कि उसे सेवा करना गर्व की बात है, लेकिन हेवनली डीमन सीधे मुद्दे पर आता है। बॉडीगार्ड की तारीफों को नकारता है और कहता है कि मैनेजर कुछ चाहता होगा, फिर उसे बोलने देता है। बॉडीगार्ड झिझकता है और पूछता है कि हेवनली डीमन ने अपना क्लास आइटम कैसे पाया, जिस पर हेवनली डीमन बताता है कि उसने मॉन्स्टर्स को मारकर पाया। असल में उसे ये मिला था। राउंड 1 की शुरुआत में सभी प्लेयर्स को दिया गया रैंडम रून पीस, जो पहले एंजल ने दिया था। तब उसे पता चला कि लेवल 10 पर वो डार्क नाइट प्रोफेशन में जा सकता है। हेवनली डीमन जानता है कि शुरुआत में उसे बहुत किस्मत मिली थी, लेकिन फिर भी वो समझता है कि इतनी सेंसिटिव बात मैनेजर से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इंसान आसानी से पक्ष बदल सकते हैं। वो जल्दी से विषय बदलता है। बॉडीगार्ड से पूछता है कि किसने उसे घायल किया और क्या वो ब्लैक साइथ था। मैनेजर जल्दी से साफ करता है कि असल में वो ब्लैक साइथ का कर्जदार है। हेवनली डीमन की जिज्ञासा बढ़ती है जब बॉडीगार्ड पूरी बात बताता है। वो बताता है कि कुछ बदमाश एरन के पीछे पड़े थे, जो दोनों की जान पर भारी पड़ सकते थे, और ब्लैक साइथ ने उन्हें बचाया। वो बताता है कि भले एरन शारीरिक रूप से बच सकती थी, लेकिन मानसिक चोट इतनी बड़ी होती कि उसकी करियर खत्म हो जाती। वो समझता है कि उसने अपना सबसे भरोसेमंद आदमी और बिजनेस खोने वाला था। हेवनली डीमन कुछ देर चुप रहता है, फिर पूछता है उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, क्या उन्हें मारा गया? लेकिन बॉडीगार्ड बताता है कि ब्लैक साइथ ने उन्हें नहीं मारा, जबकि हेवनली डीमन विरोध करता है। मैनेजर साफ करता है कि ब्लैक साइथ का कहना था कि उन्हें मारना बेकार होगा और अगले राउंड में सबकी सर्वाइवल की संभावना कम कर देगा। बॉडीगार्ड सोचने लगता है कि क्या वो बदमाश फिर से वापस आकर परेशानी करेंगे, लेकिन वो मानता है कि ब्लैक स्काइथ ने उसे और एरन दोनों को बचाया है और इस लिहाज से हेवनली डीमन भी उसका कर्जदार है। वो सोचता है कि हीरो को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन बॉडीगार्ड बताता है कि ब्लैक साइथ ने मुआवजा लेने से मना कर दिया और बस चला गया। माँ तुरंत समझ जाता है कि ब्लैक साइथ अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मुआवजा लेने से इनकार करता है, जो उसकी सतर्कता दिखाता है। बॉडीगार्ड को कहता है कि अगले राउंड में उसका अभिवादन भेजे और ब्लैक साइथ पर नजर रखे, उसकी मदद करे, क्योंकि हेवनली डीमन किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता। जैसे ही वो जाने वाला होता है, हेवनली डीमन रुकता है, घूमता है और उनसे उन लोगों के नाम पूछता जिन्होंने उन पर हमला किया था। होटल के बाहर यू एक पल रुककर स्थिति का आकलन करता है। संतुष्ट है कि मैनेजर ने उसे हेवनली डीमन तक पहुंचा दिया, जैसे कोई छोटा पंछी। वो ध्यान आकर्षित न करने के लिए निकल जाता है। हालांकि उसे अजीब लगता है कि हेवनली डीमन उसी अपार्टमेंट में लोगों की जान बचा रहा है जहां वो रहता है। जैसे ही वो अपनी कार की तरफ चलता है, सोचता है कि अब उसकी पकड़ मजबूत हो गई है। ये सब थैंक्स है अपने भाई को जो राइस केक्स बांट रहा था और अचानक अरिन और बॉडीगार्ड से मिल गया। वो सोचता है कि अगर सही तरीके से खेले तो हेवनली डीमन का भरोसा जीत सकता है, क्योंकि वो उसके मैनेजर का पड़ोसी है। फिर भी वो तय नहीं कर पाता कि उसे हेवनली डीमन को 20 अराउंड लाना चाहिए या नहीं। फिर वो हेवनली डीमन के बारे में सोचता है। डार्क नाइट के रूप में
जो उसके लिए अर्ली गेम में एक अनफेयर एडवांटेज था, जैसे कोई ग्लिच हो। वो जानता है कि कोई ऋण आमतौर पर प्रोफेशन के साथ नहीं आता, लेकिन ये आता है और साथ ही प्लेयर को उस रोल में बंद भी करता है। हेवनली डीमन के लिए इसका मतलब है कि उसे एक स्पेशल एनर्जी, डार्क म्याना, जमा करनी पड़ती है ताकि वो एबिलिटी डार्क ऑरा का इस्तेमाल कर सके। वो समझता है कि ये डार्क ऑनरा पाने का तरीका सामान्य नहीं है और ये अजीब तरह से हेवनली डीमन की साइकोपैथिक प्रवृत्तियों से मेल खाता है। इससे उसे शक होता है कि क्या हेवनली डीमन को टीममेट रखना सही रहेगा। फिर भी वो सोचता है कि हेवनली डीमन मददगार साबित हो सकता है, इसलिए उसे एक संभावित उम्मीदवार के रूप में ध्यान में रखता है। उसे पता है कि और भी अच्छे उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लड़की भी है, और वो तय करता है कि अगले दिन काम शुरू करेगा। अगले दिन सीन बदलकर एक लोकल रिटेल स्टोर में आता है जहां दुकान का मालिक बेचैनी में है। वो साफ तौर पर अपनी बिक्री घटने को लेकर चिंतित है। तभी उसकी बेटी जोरी आती है और पूछती है कि पापा उदास क्यों लग रहे हैं। वो बताता है कि सतो उनकी दुकान से बिक्री छीन रहा है क्योंकि सरकार प्लेयर्स और उनकी पावर्स को लेकर अनसर्टेन है। वो आर्थिक तौर पर कैसे संभलेगा, ये सोचता है। लेकिन जोरी उसे भरोसा दिलाती है कि ग्रेजुएट होने के बाद उसकी मदद करेगी और पार्ट टाइम जॉब करने पर भी विचार करती है। उसका पापा उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है और फाइनेंस की चिंता न करने को कहता है। वो बताता है कि उसके अच्छे ग्रेड्स हैं और वो अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर डॉक्टर बन सकती है। लेकिन जोरी कहती है कि उसने अपना सपना बहुत पहले छोड़ दिया था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पिता आंखों में आंसू लेकर समझते हैं कि असली समस्या पैसे की है और वो गहराई से चिंतित है कि जोरी को भी आने वाले राउंड्स में जूझना पड़ेगा। भावुक होकर वो टूट जाता है, खुद को समझाने की कोशिश करता है और रोने लगता है। लेकिन जोरी धीरे से उसके हाथ पकड़ती है और कहती है कि खुद को दोषी मत समझो, जो कुछ भी हुआ वो अनिवार्य था। फिर वो बताती है कि उसने दूसरे राउंड में प्रोफेशन हासिल किया है। उसके पापा पूरी बात समझने से पहले वो एक एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जो उसके चारों ओर हरी आभा फैलाती है, जिससे वो चकित रह जाता है। वो बताती है कि उसे बफर प्रोफेशन मिला है जिसके साथ वो किसी की स्टैट्स बढ़ा सकती है, यानी उन्हें आशीर्वाद दे सकती है। आम लोगों के लिए ये बस एक एनर्जी बूस्ट जैसा लगता है। वो बताती है कि उसे बफर प्रोफेशन मिला है जिससे वो किसी की स्टैट्स बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दे सकती है, जो आम लोगों को बस एनर्जी बूस्ट जैसा लगता है। उसके पापा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं और जूरी उन्हें यकीन दिलाती है कि वो ये एबिलिटी अक्सर उन पर इस्तेमाल करेगी। पापा को एक ऊर्जा का संचार महसूस होता है और वो कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। तभी रेयू दुकान में प्रवेश करता है, जिसे देखकर दुकान का मालिक हैरान रह जाता है। जूरी पूछती है कि क्या उसके पापा उस शख्स को जानते हैं, और वो धीरे से बताते हैं कि रयू वही है जिसने नत्तो लॉटरी में पहला स्थान हासिल किया था और हर टिकट पर एक ही नंबर लिखा था। रयू मालिक से पूछता है कि क्या उसे याद है और खुद को बताता है कि वो वही है जिसने पिछले महीने 1 लाख वॉन के नत्तो टिकट खरीदे थे। मालिक इस बात से हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। रयू बताता है कि वो माफ़ी मांगने आया है क्योंकि उसने न्यूज़ में देखा कि उसकी जीत की वजह से नत्तो ने अपने टिकट दुकान से वापस ले लिए और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। मालिक उसे भरोसा दिलाता है कि ये ग्राहक की गलती नहीं है और नट्टो के टिकट वापस लेने से वो दिवालिया नहीं होगा। फिर भी रयू एक लिफाफा निकालता है जिसमें 10 मिलियन वॉन होते हैं और वो उसे मालिक को देता है। रयू इस पैसे को किसी भी परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर देता है। दुकान का मालिक हैरान होकर कहता है कि रियू को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियू कहता है कि वो पैसे ले क्योंकि वो चाहता है और फिर दुकान छोड़ देता है। मालिक इस स्थिति से अभिभूत हो जाता है और इतना बड़ा पैसा लेने से मना कर देता है। जूरी खुद आगे आती है और कहती है कि वो पीछे जाकर लिफाफा वापस कर देगी और उसके पापा भी सहमत हो जाते हैं। वो तेजी से उसके पीछे भागती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है, उसका नाम बुलाते हुए। लेकिन राव उसे पहचान नहीं पाता। वो बताती है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, लेकिन राव कहता है कि उसे चेहरों को याद रखने में दिक्कत होती है और वो उसे नहीं जानता। असल में वो अच्छे से जानता है कि जूरी कौन है। वो दुकान मालिक की बेटी है और बफर प्रोफेशन वाली है। उसे याद है पहली बार जब वो मिला था और कैसे पता चला कि वो क्लासमेट है। जो उसके लिए चौंकाने वाला था, उसने जानबूझकर उनकी पहली मुलाकात को ऐसा दिखाया था जैसे ये एक कोइंसिडेंस हो, ताकि जूरी बिना हिचक उसके टीम में शामिल हो जाए। जूरी पूछती है कि क्या वे कहीं बात कर सकते हैं और रियू मान जाता है। दृश्य एक लोकल पार्क में बदलता है जहां वे दोनों बेंच पर बैठे हैं। जूरी उसे लिफाफा वापस करती है। रयू उस लिफाफे को पहचान लेता है जो उसने दुकान मालिक को दिया था और जूरी समझाती है कि वे इतना बड़ा पैसा स्वीकार नहीं कर सकते। रयू मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि वे इसे नहीं लेते, क्योंकि जूरी किसी से भी कर्जदार होना पसंद नहीं करती, भले ही वो मुश्किल में हो। जूरी उसे लेने के लिए कहती है, लेकिन रयू मना कर देता है
और कहता है कि यह पैसा माफ़ी के लिए था। उसका नैतिक सिद्धांत उसे इसे वापस लेने नहीं देता। जूरी फिर से कहती है कि इतनी बड़ी राशि स्वीकार करना असहज है, जिसे रियू अच्छी तरह समझता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए ये बड़ी राशि नहीं है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जूरी सोचती है कि रियू इतना जिद्दी क्यों है। वो खड़ा होता है और जाने लगता है, जिसे रोकते हुए वो बातचीत करने लगता है। पूछता है क्या ये ठीक रहेगा कि वो 9 मिलियन वापस करे और 1 मिलियन रख ले। रियू उसे चुनौती देता है कि बिना दुकान मालिक की अनुमति के ये कैसे तय कर सकती है। जूरी बताती है कि मालिक उसके पापा हैं। रियू हैरानी जताते हुए कहता है कि ये तो बड़ी संयोग है। जूरी को भी ये अजीब लगता है कि नत्तो विजेता उसके क्लासमेट निकला और वो उसे पहचान नहीं पाया, जबकि उसने आते ही उसे पहचान लिया। रियू फिर से दिखावा करता है कि उसे चेहरों को याद रखने में दिक्कत है और कहता है कि यह पहली बार है जब वो उससे आमने सामने बात कर रही है। जूरी समझ जाती है कि इसका मतलब है कि उसने भी उस दिन उसका नाम पहली बार सुना होगा। वो खड़ी होती है और उसकी तरफ बढ़ती है, खुद को फिर से परिचय कराती है और कहती है कि उसका चेहरा याद रखे। रियू उसे यकीन दिलाता है कि वो याद रखेगा। लड़की को ये सोचकर दुख होता है कि वो अपने क्लासमेट्स को पहचानने के लिए खुद को बार बार पेश कर रही है, जबकि वे जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। रियू उसे सांत्वना देता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो संपर्क में रहेंगे और इसके बाद वो उसका फ़ोन नंबर मांगता है। जूरी पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार उसका नंबर उसके फ़ोन में टाइप कर देती है। रियू कहता है कि अब वे दोस्त हैं और फिर देखने लगता है। तभी जूरी को याद आता है कि उसने लिफाफा वापस नहीं किया और उसे बुलाती है, लेकिन रियू बस हाथ हिलाकर चला जाता है। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है और फिर उस बात से अभिभूत हो जाती है कि उसने उसका नंबर मांगा, भले ही उसने दोस्ती के लिए मांगा था। जूरी के दिल में उसके लिए कुछ खास महसूस होता है, क्योंकि वो उससे क्रश करती है। उसे याद आता है जब उसने देखा था कि रियू को धमकाया जा रहा था और उसने जिम्मेदारी महसूस की थी। पुलिस को फ़ोन किया था, लेकिन बाद में देखा कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब में काम कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब उसे एहसास हुआ कि रियू कितना मजबूत इंसान है। तब से उसकी दिलचस्पी बढ़ी, लेकिन वो बात करने में हिचकती रही। उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन अब उसे लगता है कि और देर नहीं करनी चाहिए। तकदीर ने उन्हें मिलाया है, खासकर जब उसने उन्हें 10 मिलियन वॉन दी। दृढ़ निश्चय के साथ उसने हिम्मत जुटाई और उसे लंच के लिए बुलाने का प्लान बनाया। सीन बदलता है और दिखाता है कि रियू घर पर बिस्तर पर बैठा है जब उसे एक मैसेज आता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो लंच के लिए फ्री है, क्योंकि उसके पास कुछ बात करनी है। रियू खाने का बिल देने की कोशिश करता है, लेकिन जूरी जोर देकर कहती है कि यह उसका खर्च होगा। वो मुस्कुराता है, जानता है कि उसकी योजना बिल्कुल सही चल रही है। जूरी कर्जदार महसूस करना नहीं चाहती और जब उसे मदद की ज़रूरत होगी तो वो ज़्यादा मदद करने को तैयार रहेगी। वो उठकर तैयार होने लगता है और सोचता है कि इस बार वो जूरी को 20वें राउंड तक जीवित रखेगा। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, उसका भाई पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। रियू जवाब देता है कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहा है। फिर उसका भाई पूछता है कि क्या वो दोस्त कोई लड़की है। देव सहमति में हाँ कहता है और बताता है कि वो बाहर खाना खाएगा, इसलिए भाई को उसके बिना कुछ खाना चाहिए। ये सुनकर उसका छोटा भाई थोड़ा उलझन में और हंसते हुए रह जाता है। भाई के रिलेशनशिप में होने की बात पर सीन बदलता है और हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां रियू और जूरी लंच में स्टेक्स खा रहे हैं। जूरी अभी भी यकीन नहीं कर पाती कि वो उसके साथ अकेले लंच कर रही है। वो थोड़ी देर चुप रहती है और बात करने में हिचकती है। आखिरकार वो हिम्मत करके पूछती है कि उसने नट्टो को 4 बार लगातार कैसे जीता। रियू आराम से जवाब देता है कि उसे नंबर 1 सपने में दिखे थे। फिर वो पूछती है कि उसने कार्ड से कितना कमाया और रियू आत्मविश्वास से बताता है कि उसे जिंदगी भर पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जूरी को कुछ याद आता है और वो रियू से पूछती है कि उसका पहला राउंड कैसा गया था। रियू बताता है कि उसे सारे गोब्लिन्स पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। वो उसके प्लेयर मैप लोकेशन के बारे में जानने को उत्सुक हो जाती है और वो कहता है कि उसे सही नंबर याद नहीं, लेकिन आखिरी अंक 5 है। वो दुख जताती है कि उसका मैप नंबर 7 पर खत्म होता है, इसलिए वो दूसरे दुनिया में नहीं मिल पाएंगे। लेकिन रियू जानता है कि जैसे ही कम खिलाड़ी बचेंगे, मैप्स मर्ज हो जाएंगे और वे मिलेंगे। जूरी फिर उसके लेवल के बारे में पूछती है, जिस पर रियू झूठ बोलता है कि वो लेवल 10 पर है। वो बहुत खुश होती है और बताती है कि वो भी लेवल 10 पर है। फिर वो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अभी तक उसका कोई प्रोफेशन नहीं है। जूरी कहती है कि उसे बफर का प्रोफेशन मिलना उसकी किस्मत है। रियू उससे पूछता है कि क्या ये गेम कैरेक्टर की तरह काम करता है, हालांकि वो पहले से जानता है। जूरी बताती है कि उसकी एबिलिटी का नाम ब्लेस है, जो किसी के भी स्टैट्स बढ़ा सकती है। फिर पूछती है क्या वो उसे उस पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। रियू मान जाता है और जूरी उसकी स्टैट्स को 3 घंटे के लिए 50% तक बढ़ा देती है, जो उसे पूरी तरह चकित कर देता है। रियू इस नतीजे पर हैरान होता है और समझता है कि जब वो मैक्स लेवल पर पहुंचेगी तो उसकी एबिलिटी 2 गुना बफ देगी। वो चाहता था कि वो उसकी स्टैट्स बढ़ाए, क्योंकि पिछले राउंड में उसे एक रैंडम गोल्ड पाउच मिला था जो उपयोगकर्ता की लक स्टैट के हिसाब से गोल्ड देता है। जितना ज्यादा लक उतना ज्यादा गोल्ड। रियू जूरी का बफ देने के लिए धन्यवाद करता है
और वो कहती है कि वो जब चाहे उसे बफ कर सकती है। फिर रियू पूछता है कि वो क्या बात करना चाहती थी। वो बताती है कि उसके पिता ने पैसे के लिए धन्यवाद कहा है और जब वो सक्षम होगी तो लौट आएगी। रयू उसे आश्वस्त करता है कि उसे कुछ लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे पिछले राउंड में मिली एक आइटम से चुकाने की कोशिश करती है। रेस्टोरेंट छोड़ते हुए वो उसे एक पर्पल क्रिस्टल देती है। दोनों एक दूसरे को अगले राउंड के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बाद में रयू एक लोकल पार्क में जाकर अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसे हैरानी होती है कि जो क्रिस्टल जूरी ने दिया था वो माना क्रिस्टल है, जो कि ए टियर आइटम है। ये उसके लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। वो सोचता है कि आइटम का डिस्क्रिप्शन इसकी कीमत नहीं बताता और खिलाड़ी इसकी असली अहमियत तभी समझेंगे जब वे लेवल 20 तक पहुंचेंगे। ये खिलाड़ियों को इसे अपने हथियारों के साथ मिलाने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अलग अलग एनहांसमेंट्स मिलती हैं। गेम में 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, नेवी और पर्पल। हर क्रिस्टल का अलग असर होता है। रेड डैमेज बढ़ाता है, ऑरेंज पावर बढ़ाता है, येलो लक बढ़ाता है, ग्रीन स्पीड बढ़ाता है, ब्लू इंटेलिजेंस बढ़ाता है, नेवी आने वाले डैमेज को कम करता है और पर्पल, जो सबसे रेयर है, हथियार के सारे स्टैट्स बढ़ाता है। वो खुद को लकी महसूस करता है और फिर याद करता है कि उसकी लक स्टैट बफ से बढ़ी हुई है, तो उसे जल्दी करना होगा अगर वो रैंडम गोल्ड पाउच खोलना चाहता है। वो मील वर्म्स का एक बैग निकालता है और उन्हें कुचलने की योजना बनाता है ताकि उसका रून ऑफ स्लॉटर एक्टिवेट हो सके, जो हर किल पर उसकी स्टैट्स 1% बढ़ाता है। वो बार बार कीड़ों को रौंदता है और देखता है कि उसकी स्टैट्स 100% तक बढ़ गई हैं, जिससे उसकी लक स्टैट 15 से 45 हो गई। उसके बाद वो अपना इन्वेंट्री खोलता है, रैंडम गोल्ड पाउच निकालता है और इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता है कि उसे 3000 से 6000 गोल्ड मिलेगा, जो हर बार किसी को मारने पर उसकी स्टैट्स को 1% तक बढ़ा देता है। वो बार बार कीड़ों को रौंदता रहता है और देखता है कि उसकी स्टैट्स 100% तक बढ़ गई हैं, जिससे उसकी लक स्टैट 15 से 45 हो गई। फिर वो अपना इन्वेंट्री खोलता है, रैंडम गोल्ड पाउच निकालता है और इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता है कि उसे 3000 से 6000 गोल्ड मिलेगा, लेकिन जो कुछ उसे वास्तव में मिला उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। जैसे ही रियू ने गोल्ड पाउच खोला, सिस्टम ने एक आवाज़ दी। वो एक पल के लिए ठिठक गया, बिल्कुल हैरान रह गया जब उसने पाउच के अंदर 10,000 गोल्ड का भारी इनाम देखा। बाद में अपने अपार्टमेंट वापस रयू अंदर चला आता है और देखता है कि उसका भाई फोन में खोया हुआ है, टिकटॉक पर जैसे कोई प्रोफेशनल ड्यूम स्क्रॉलिंग कर रहा हो। छोटा भाई उसे तुरंत पकड़ लेता है और सीधे उसके उस डेट के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। रियो भी उतना ही हैरान है और बिना वक्त गवाए साफ कर देता है कि उस लड़की के साथ कोई रोमांटिक बात नहीं हो रही और बातचीत को कहीं और मोड़ने की कोशिश करता है। फिर पूछता है क्या खाया है। उसका भाई गर्व से मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने जूसी कप रामेन खा लिया। रयू उसे कुछ नया ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन उसका भाई अपनी पसंदीदा खाने के प्रति वफादार रहता है और कहता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे वह लंबे वक्त से क्रेव कर रहा था। इससे दोनों के बीते तंग दिनों की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, जब तक लक ने उनकी मदद की। रयू सोचता है कि उसने लंबे समय से अपने बिटकॉइंस पर नज़र नहीं डाली है और बाजार कभी भी क्रैश हो सकता है, इसलिए अब उन्हें कैश आउट करके ड्राइविंग परमिट लेने का फैसला करता है। बाद में रियू अपनी ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट के लिए बैठता है। थोड़ी ऊब भरी सांस छोड़ता है, क्योंकि ये रूटीन उसे कई पिछली जिंदगियों की तरह बहुत परिचित लगती है और सवालों को आसानी से हल कर देता है। बिना किसी परेशानी के टेस्ट पूरा करता है और ऐसा लगता है जैसे वो तुरंत निकलने को तैयार हो। सुपरवाइजर उसे देख रहा होता है, शायद सोच रहा कि ये भी एक नया लड़का है जो आधे रास्ते में हार मान जाएगा। लेकिन जब सिस्टम अचानक रयू का लगभग परफेक्ट स्कोर अनाउंस करता है, तो सुपरवाइजर का चेहरा पूरी तरह से जम सा जाता है, क्योंकि ये सब उसने पहले ही दिमाग में बिठा रखा था। रयू बिना किसी परेशानी के 4 दिनों में अपनी लाइसेंस हासिल कर लेता है, जिससे उसे थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि सारे पुराने अनुभवों को याद करते हुए वह सोचता है कि अब तक वो एक बूढ़ा आदमी होना चाहिए था। जैसे ही उसे नई लाइसेंस मिलती है, मिन बिना देरी किए अपनी ड्रीम कार पर नजर डालता है, एक लिमिटेड एडिशन लैम्बो जो टेट को भी जलन में डाल दे। वो सेल्समैन से पूछता है कि कार मिलने में कितना वक्त लगेगा और सेल्समैन बताता है लगभग 1 महीने। बिना एक पल गंवाए रियू ऑर्डर दे देता है और सेल्समैन जैसे ही उसने लॉटरी जीती हो उसे बधाई देने लगता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार वो बड़ा मौका आता है जब रियू अपनी सारी बिटकॉइन बेचकर क्रैश से बच निकलता है। उसका भाई उसकी अजीब सी हंसी देखकर पूछता है, क्या उसने सच में जैकपॉट मार लिया है? रयू बिल्कुल शांत रहते हुए बताता है कि उसने अपनी सारी क्रिप्टो बेचकर 300 बिलियन कमाए, जिससे हुआन लगभग अपनी कॉफी फेंक देता है, पूरी तरह से हैरान।
पूरी तरह से दंग रह जाता है कि उनकी छोटी बचत इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन रियू के लिए ये तो बस एक आम मंगलवार जैसा है। वो भाई याद दिलाता है कि उसने उसे कहा था कि सारी जमा पूंजी एक ही जगह मत लगाना, और अब देखकर यकीन नहीं होता। रियो कहता है कि उसे भी उम्मीद नहीं थी, बस किस्मत से पर्सनल रिकॉर्ड बन गया। उसका मासूम भाई पूछता है क्या वो सब कुछ निकालने वाला है, और थोड़ी राहत महसूस करता है। लेकिन रियू बस कैजुअली हाँ कह देता है, और वो थोड़ी सी शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। छोटा भाई लगभग अपना मग गिरा देता है जब हमारे हीरो कहता है कि अगला कदम स्टॉक्स में निवेश करने का है। छोटा भाई तुरंत फिर से घबराने लगता है, ये सोचकर कि क्या उसे स्टॉक्स के बारे में कुछ भी पता है। लेकिन रायू उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो अपने ड्रीम कार्ड के साथ पूरी कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। वो भोला भाई सच में मान जाता है और पूछता है क्या कोई खास स्टॉक है जिस पर रियू निवेश करने वाला है। धीरे धीरे खुद को शांत करता है और इस बार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। रियू समझता है कि क्यों उसका भाई घबराया हुआ है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसके पिछले जीवन बेकार नहीं गए और वो जिस कंपनी में निवेश करने वाला है उस पर पूरा यकीन है। वो कंपनी है चुनमा कंसल्टिंग स्टॉक्स, जो अभी भले ही आम लगती हो लेकिन पहले ही 900 बिलियन वॉन का कारोबार संभाल रही है। रियू जानता है कि जैसे ही चौथा राउंड शुरू होगा ये कंपनी बड़ा धमाका करेगी, इसलिए बिना हिचकिचाए अपनी सारी पूंजी इसमें लगा देता है। इस कदम से उसका मकसद है कि वह भविष्य में शेयर होल्डर मीटिंग्स में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करे और उससे भी ज्यादा पैसा और ताकत जमा करे। रियू आराम से अपने 280 अरब डॉलर सीधे उन स्टॉक्स में लगा देता है, जबकि उसका गरीब भाई भगवान से प्रार्थना करता है कि वो फिर से बेघर न हो जाए। अब जब सब कुछ सेट हो गया है, रियू अपनी पूरी ताकत उस आइटम पर लगाता है जो उसे क्वेस्ट स्टोर से चाहिए,